दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। भाई मैंने आप लोगों को बोला था कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं जो यूपी के 14-15 स्पेशल टॉपिक्स हैं उनकी एक सीरीज लेके आऊंगी। तो आज से ये सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रही है। इसके वीडियो के अंदर मैंने लगभग 4 टॉपिक्स कवर अप करे हैं। आपका यूपी पुलिस का प्रशासन हो गया, विमुद्रीकरण हो गया, इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर हो गए और साथ ही साथ आप लोगों का जीएसटी हो गया। ये 4 चीजें मैंने इसके अंदर कवर अप कराई हैं। आप लोग वीडियो जाके देखना, आपको इससे बढ़िया वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों ने इसी चीज को पहली बात तो करा नहीं रखा है, और अगर करा भी रखा है तो उसको 15-15 घंटे ले रखे हैं। तो इतने ज्यादा टाइम हम लोगों के पास है नहीं, लास्ट के 30 दिन बचे हुए हैं। आप लोगों की सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे कंसाइज वे में कंप्लीट हो जाएगी। और इतने अच्छे नोट्स हैं, मैंने खुद के अपने अपने हाथ से लिखे हुए हैं, मतलब मैंने नोट्स, ठीक है। और यही नोट्स जो है मैं प्रोवाइड भी करा चुकी हूँ जो बच्चे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं। इसमें मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें ऐड ऑन करी है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पिछली बार पूछा गया है, यूपी पुलिस के री एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएसआई 2017, यूपीएसआई 2021। इसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके यूपी लेखपाल में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारी चीजें कंबाइंड करके दी हुई है। इससे बाहर आपका यूपी स्पेशल टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। मैंने खुद ने ही एग्जाम निकाला हुआ है, मुझे पता है किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन नहीं आ सकते। और इसके साथ साथ मैंने इसके अलावा भी 10+ एग्जाम्स निकाले हुए हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिससे आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। भाई मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, पर मैं अपनी तरफ से मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों को मैं एक एक चीज समझा के चलूं, बहुत अच्छे से समझा के चलूं, ताकि आपको चीजें कवर अप हो जाए। मैंने बीएनएस पढ़ाई थी, लगभग 1-1.5 घंटे में मैंने बीएनएस कवर कराई हुई है, पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं करवाई हुई है, ठीक है। सबने 10-10, 15-15 वीडियो, मैक्सिमम, मिनिमम बता रही मैं, 10-10, 15-15 वीडियो तो मिनिमम है, बाकी और भी ज्यादा है। तो इतना पढ़ने का अगर आपके पास टाइम ना हो, आपको ऐसा लगे कि मुझे जल्दी में बीएनएस कवर अप करनी है, आप इस वीडियो से कवर अप कर सकते हो। इसमें लगभग 1.5 लाख से ज्यादा व्यूज जा चुके हैं, और बिल्कुल तुम्हें 100% इसमें पॉजिटिव कमेंट्स मिलेंगे। सबको ये लग रहा है कि मैम क्या पढ़ाया, बस आपने, मजा आ गया। अगर तुम्हें ऐसा करना है कि बिल्कुल याद ही करनी है, और याद करके फिर तुम्हें बाद में आके यहाँ पे क्लासेस लेनी है और पढ़ानी है, तो आप कहीं और से जाके कर लेना। अगर आपको एग्जाम निकालना है यूपी पुलिस का, यूपीएसआई का, तो फिर आप इस वाली वीडियो से अपनी बीएनएस को कवर अप कर सकते हो। इसके साथ साथ मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी यहाँ से जाके कवर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है। अभी फिलहाल इस वीडियो पे आते हैं। आप लोग प्लीज इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, अपने नोट्स बनाइएगा प्रॉपर, क्योंकि देखो जब हम लिखते हैं चीजों को तो हमें ज्यादा जल्दी से याद होता है। अगर आपने ऑलरेडी ये टॉपिक कहीं से पढ़ा हुआ है तो बेटा, अगर कुछ इसमें इंपॉर्टेंट लगे, आपको ऐसा लगे कि ऐड ऑन करने वाली चीज है, तो आप उसको ऐड ऑन कर लेना अपने नोट्स में। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि नहीं भाई मैंने जो बताया वही वो है, हो सकता है आपने कहीं और से पढ़ा हुआ हो। अगर आपको ये लगता है कि मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आप एक बार यहाँ से भी पढ़ के देख लेना, आपको पक्का पक्का कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा जरूरी मिलेगा। इसके बाद मैं क्वेश्चंस की भी एक सीरीज लेके आऊंगी, जिसमें मैं ये जो टॉप 15 टॉपिक्स हैं उसके 50-50 क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगी। तो पहले आप थ्योरी पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चंस करना, आपको सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। बीएनएसएस की वीडियो भी बहुत जल्द आएगी, ये चैनल आपके बहुत बहुत काम आएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखो भाई, पहला टॉपिक जो हम लोग लेंगे वो लेंगे पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था। पुलिस शब्द का जो प्रयोग है, पुलिस शब्द का जो प्रयोग है वो एक तो धारा 1 पुलिस अधिनियम की 1861 में दिया गया है, और एक जो पुलिस का प्रयोग है वो दिया गया है धारा 24 से 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में। अब इसकी जो परिभाषा है वो कहीं पे भी नहीं दी गई है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस शब्द का जो प्रयोग है वही किया गया है। अब जो पुलिस है वो आप सभी लोगों को पता है कि पुलिस जो है एक तरीके से राज्य सूची का विषय है, ठीक है। और राज्य अपने अपने हिसाब से, जैसे यूपी पुलिस होगी, दिल्ली पुलिस होगी, सिर्फ जो दिल्ली पुलिस है, जो डीपी है, दिल्ली पुलिस जो है वो सेंटर के अधीन है, बाकी सारी ही जो पुलिस है वो सारी की सारी जो है वो स्टेट के अधीन है, ठीक है। राज्य सूची का विषय भी है, वैसे भी मतलब राज्य ही देखता है इसका जो कार्य प्रणाली है, कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें राज्य ही देखता है। पुलिस के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले पुलिस का क्या काम है? अपराधों की रोकथाम करना। अपराध यदि हो गया है तो उसका पता लगाना, उसका अन्वेषण करना। अन्वेषण का मतलब क्या? इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जब आप लोग यहाँ पे आएंगे, जब आप लोग दरोगा बनेंगे तो आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहलाएंगे, ठीक है। दरोगा सबसे पहले आईओ होता है, दरोगा का काम क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है।
कानून की व्यवस्था को संभालना, वीवीआईपी विजिट्स देखना और इलेक्शन की व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है। ये कौन कौन दारू बेच रहा है, कौन दंगे करवा रहा है, इसको देखना और फिर उन्हें पकड़ पकड़ के जेल में घेरना। ठीक है, ये काम है पुलिस का। अब हम पुलिस के इतिहास के बारे में आए तो देखो पुलिस का इतिहास ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पढ़ लो थोड़ा सा। देखो सबसे पहले 1672 में ना बम्बई में एक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति कर दी थी। ठीक है, क्यों करी थी बम्बई में ही, इस बात का आप मुझे बताओ। क्योंकि बम्बई में ना बहुत ज़्यादा जो इनका अंग्रेज़ों का जो अंग्रेज़ थे इनका बहुत ज़्यादा जो दिमाग था वो बम्बई की तरफ था, वहाँ से इन लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करना होता, तो इसलिए इन्होंने एक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति कर दी थी कि यहाँ पे एक ऐसा लगेगा कि यार मतलब हमारी तरफ से एक नई चीज़ आई है। 1672 में तो तब तक तो कुछ ऐसी बात भी नहीं थी कि ये लोग हमें वो कर लेंगे, मतलब हमारे ऊपर राज करेंगे। 1808 में डकैती को फाइंड आउट करने के लिए कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और ढाका में इन्होंने पुलिस अधीक्षक बिठा दिए। देखो सबसे पहले सिर्फ बम्बई में बिठा के देखें, उसके बाद इन्होंने डकैती को फाइंड आउट करने के लिए कौन डकैती कर रहा है, क्योंकि उस समय पे डकैती मतलब बहुत बड़ा एक अपराध माना जाता था, अभी भी है पर उस समय पे ज़्यादा था। तो कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका इसमें पुलिस अधीक्षक की इन्होंने नियुक्ति कर दी। अब 1857 की क्रांति के बाद 1858 में इन्होंने सभी जिलों में पुलिस अधीक्षक कर दिए। पुलिस अधीक्षक कौन है बताओ? एसपी। अभी फिलहाल में पुलिस अधीक्षक एसपी को कहते हैं। और 1861 में पुलिस अधिनियम जो लागू है, ये वही अधिनियम है जिसके अधीन पुलिस वाले काम करते हैं, जिसके अधीन हम काम कर रहे हैं और उसके अधीन आप भी काम करोगे जब आप लोग भर्ती होके यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है भाई। एनपीसी की जो स्थापना है इसको करी थी धर्मवीर आयोग है, धर्मवीर आयोग, अभी पढ़ाऊंगी मैं आगे। धर्मवीर आयोग ने इसकी स्थापना करी थी, नेशनल पुलिस कमीशन 1977 में। ठीक है, इसी के तहत ही सारा का सारा मतलब जो काम है वो किया जाता है। बीपीआरडी क्या होता है भाई? बीपीआरडी को पढ़ो। बीपीआरडी होता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसमें मॉडर्नाइजेशन मतलब पुलिस का जो मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकीकरण है, उस पर जोर दिया गया। जैसे पहले जो था ना जीडी हाथ से लिखी जाती थी, मतलब जो जनरल डायरी होती थी वो हाथ से लिखी जाती थी, मतलब कोई आया, कौन गया, किसने आमद आके कराई, किसकी रवानगी हुई है, ये सब कुछ जीडी के अंतर्गत आता है। तो पहले वो हाथ से लिखी जाती थी। अब धीरे धीरे मॉडर्न हुआ तो CCTNS एक हमारा पोर्टल बन गया है, पढ़ाऊंगे अभी वो भी मैं तुम्हें। तो CCTNS के अंतर्गत तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो ये इन सबके काम किसका है? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। ठीक है भाई। पुलिस बल की ज़रूरत और समस्याओं पर ये ध्यान देता है। अच्छा, पुलिस बल अधिकारों का प्रतिबंधन और अधिनियम जो है 1966 वाला, इसके अंतर्गत ये है कि पुलिस बल का कोई भी आदमी, कोई भी सदस्य राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी निकाय द्वारा आयोजित किसी भी प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा। पता चले तुम यहाँ आने के बाद यूँ कहो कि मुझे तो जी नेता बनना है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे अवध ओझा साहब थे तो वो भी उसमें कूदे हैं। अभी आपकी जानकारी में भी होंगे एक दो लोग जो राजनीति में कूदे। ठीक है, राजनीति में कूद रहे हैं अभी भी, मतलब जा रहे हैं, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया और वो राजनीति में चले गए। तो आप पुलिस में आके राजनीति में नहीं जा सकते। ठीक है, वर्दी उतार के आप राजनीति में जा सकते हो, मतलब रिजाइन देके, पर पुलिस में आगे नहीं जा सकते। तो इस चक्कर में मत रहना कि यहाँ आके तुम नेता बनोगे और तुम समाज को सुधार दोगे। ठीक है, समाज को नहीं सुधारना है। अच्छा, आर्टिकल 35 BNSS, आर्टिकल 35 BNSS क्या कहता है? बिना वारंट गिरफ्तारी। ये आई मेन पावर सब इंस्पेक्टर की। अच्छा, बिना वारंट गिरफ्तारी आप किस किस चीज़ों में कर सकते हो, जरा मुझे ये बताओ। देखो भाई, बिना वारंट गिरफ्तारी जो है वो आप किस किस दशाओं में कर सकते हो, ज़रा मुझे इस बात के बारे में बताओ। सबसे पहली चीज़, ये कर कौन सकता है? सबसे कम रैंक अगर किसी की होनी चाहिए इसमें तो होनी चाहिए सब इंस्पेक्टर। एटलीस्ट एक सब इंस्पेक्टर ज़रूर होना चाहिए लिखा पढ़ी के हिसाब से। ठीक है, तो लिखा पढ़ी के हिसाब से कम सब इंस्पेक्टर बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकता है। किन दशाओं में कर सकता है? देखो, सबसे पहले तो संज्ञेय अपराध लिखते जाओ अपने जो नोट्स हैं। संज्ञेय अपराध होने की दशा में कहीं पर लूट हो गई, डकैती हो गई, हत्या हो गई, बलात्कार हो गया, ऐसा कोई अपराध लग रहा है, तुरंत उठा के ले आओ। ठीक है, यही ऐसे ही बोलते हैं यहाँ पे, जो शब्द रहता है ना उठा के ले आओ, तो यही होते हैं। कोई उद्घोषित अपराधी हो, ठीक है, जैसे मान लो उद्घोषित अपराधी हो, ठीक है, कि मान लो कि HS है कोई, ठीक है, तुम्हें पता है कि हर बार दंगा फसाद करता है ये, तो वो भी, उससे भी तुम उठा के ले आ सकते हो। अच्छा, कोई कहीं पे चोरी करता हुआ पकड़ा गया, अब क्या तुम उससे पूछो कि क्या आप अपनी वो करवाना चाहते हो, क्या आप अपनी गिरफ्तारी करवाना चाहते हो? नहीं, कनपट्टी में मारो उसके, बिना वारंट गिरफ्तारी है उसकी। ठीक है, तो कहीं पे चोरी कर रहा हो कोई, मतलब भारत के बाहर ऐसा। और एक और चीज़, हाँ, ये जो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के बाहर अगर कोई अपराधी हो, भारत के बाहर अपराध करके आया हो, मतलब यदि, तो उसको भी हम पकड़ के ला सकते हैं। ठीक है, दूसरे HS
हिस्ट्री शीटर्स होते हैं ना, जो HS होते हैं, उनको हम लोग, दिख रहा है तुम लोगों को, हाँ, उसको भी हम लोग पकड़ के जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये शक्ति है कि आप अगर चाहें तो संज्ञेय अपराध की दिशा में उद्घोषित अपराधी हो, कोई चोरी वोरी कर रहा हो, भारत के बाहर अपराध करके ला रहा हो, तो उसको आप लोग पकड़ के ला सकते हैं। और एक और चीज़ है, एक और चीज़ ये है कि अगर आपके कर्तव्यों में बाधा बन रहा हो, मतलब आपके छोड़ो यार, पुलिस के कर्तव्यों में अगर बाधा डाल रहे हैं, बाधा डालने वाले को भी हम पकड़ के ला सकते हैं, मतलब बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकते हैं। अच्छा, अगर बिना वारंट गिरफ्तारी हो गई, एक और चीज़ समझ लो, तो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपको उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना पड़ेगा, हर हालात में, हर केस में। ठीक है, 24 घंटे के अंदर पेश करना ही करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो किसी के पास तमंचा मिल जाता है, किसी के पास ऐसे चक्कू वक्कू मिल जाता है कि चक्कू लेके घूम रहा था, क्यों घूम रहा है भाई, तो चाकू लेके मारेगा, तो कोई अपराध कारित कर सकता है, तो उसे उठा के पहले जेल में भेज देते हैं, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, उसके बाद विवेचना चलती है। आ रही समझ में? अब देखो, ये वही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब जो तुम्हारी आ सकती हैं एग्जाम में। बाकी तो मतलब ऐसे दुनिया भर की चीज़ है। थोड़ा सा मैं तुम्हें इसको सही कर लूँ ज़रा, कैमरा। हाँ, पुलिस सुधार के लिए कौन कौन सी समितियां हैं? देखो, सबसे पहली जो समिति बनी थी वो बनी थी पदना भैया समिति। ठीक है, ये इसका जो गठन हुआ था, ये हुआ था 5 जनवरी 2000 में। ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल के वाले जो एग्जाम में वो पूछा जा चुका है। इसका काम था पुलिस की क्षमता पे ध्यान देना, उसकी कमजोरी देखना कि क्या कमजोरी है पुलिस की कमजोरी है खाना। ठीक है, पुलिस को लगा भूख बहुत ज़्यादा, और पुलिस की कार्यप्रणाली को समझने के लिए इस समिति को जो है वो बनाया गया था। मनीमत समिति उसके बाद दूसरी समिति है, ये भी 2000 में बनाई गई थी, पर इसकी जो रिपोर्ट सौंपी गई थी वो 2003 में सौंपी गई थी। बहुत ध्यान कर लेना इन चीज़ों को, अगर क्वेश्चन आ गया और तुम नहीं कर गया तो रैपट पड़ेंगे तुम्हारे। होम मिनिस्ट्री द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए इसको गठित किया गया था। आ रही बात समझ में? ठीक है, उसके बाद धर्मवीर आयोग, मैंने अभी तुम्हें बताया था ना पीछे, धर्मवीर आयोग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आयोग है तुम्हारे लिए, आ चुका है ये कई बार, 2-3 बार पूछा जा चुका है। अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसमें भी पूछा जा चुका है कि धर्मवीर की अध्यक्षता में पुलिस सुधारों को लेकर 1970 में एक आयोग बनाया गया था। इसको NPC भी कहते हैं, इसे नेशनल पुलिस कमीशन भी कहते हैं इस आयोग को। ठीक है, राष्ट्रीय पुलिस आयोग भी कहते हैं इस आयोग को। ठीक है, पुलिस की कानूनी समस्याओं के बारे में सलाह देने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की सलाह देने की जिम्मेदारी। अब एक और चीज़ समझ लो, इसी आयोग के अंतर्गत एक चीज़ ये डिसाइड हुई थी कि जो कांस्टेबल है ना, वो तो 100% भर्ती से ही भर्ती होगा। मतलब अगर कोई बंदा कांस्टेबल है तो वो भर्ती हुआ होगा, पर अगर कोई बंदा सब इंस्पेक्टर है ना, तो उसके 2 चांसेस है। ये पहला चांस ये है कि वो भर्ती हो गया आया हो, जैसे हम हो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर, और दूसरा चांस ये है कि वो प्रमोशन से बना हो। जैसे पहले कांस्टेबल होता है, उसके बाद हेड कांस्टेबल होता है, उसके बाद ASI होता है, और उसके बाद सब इंस्पेक्टर होता है। तो ऐसे कर करके एक कांस्टेबल का जो प्रमोशन का क्रम है वो चलता है। और एक होता है कि डायरेक्ट हम सब इंस्पेक्टर बन गए, आप लोग सब इंस्पेक्टर बनोगे डायरेक्ट, तो यहाँ से आप लोग आगे जाओगे, आप लोग DSP तक, ASP तक, जहाँ तक भी जाओगे। अभी पढ़ाऊंगी मैं कैसे होगा, क्या कैसे कैसे तुम्हारे प्रमोशन होंगे, रुपये मिलेंगे तुम लोगों को। ठीक है, अब देखो, स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस सुधार समिति जो बनाई थी वो बनाई थी भैया केरल ने। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यूपी पुलिस के बारे में पढ़ लेते हैं। यूपी पुलिस, देखो बहुत एफर्ट लगते हैं पता है ये सब लिखने में। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो फटाफट फटाफट बताई जा रही है, पर ये सब लिखने में ना मेरी आत्मा निकल गई, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाता। अगर मुझे समय मिल जाए तो पता नहीं सच में मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूँ। मेरा बहुत मन करता है आप लोगों को पढ़ाने का। आप लोग प्लीज़ हो पाए तो यार करना सपोर्ट, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से ज़रूर पढ़ाऊंगी, और देखना इसमें से आएंगे प्रश्न। यूपी पुलिस की जो स्थापना हुई है वो 1863 में हुई थी प्रयागराज में। यूपी पुलिस का जो आदर्श वाक्य है वो है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ठीक है, यूपी पुलिस का मुख्यालय आप लोगों को पता है लखनऊ में है, सिग्नेचर बिल्डिंग कहते हैं उसको, बढ़िया सी बनी है, बहुत मस्त। यूपी पुलिस में 3 महिला PAC बटालियन बनी है, अभी नई नई बनी है ये। एक तो उदा देवी जो लखनऊ में है, एक रानी अवंतीबाई बदायूं में है, और एक झलकरी बाई ये गोरखपुर में है। इसका ये फ़ायदा है कि जितनी भी यूपी मतलब लड़कियाँ हैं, अगर वो वहीं की रहने वाली हैं और वो उन्हें मतलब PAC में करवाना है अपना, तो यहाँ पर करवा सकते हैं। 8 घंटे की नौकरी, अपना छुट्टी, कोई मतलब नहीं। यूपी पुलिस के ध्वज का रंग आप लोगों को पता है लाल और नीला होता है। यूपी पुलिस में आतंकवाद विरोधी दस्ते ATS का जो गठन है वो 2004 में लखनऊ में किया गया था भैया। ठीक है, IPS की जो ट्रेनिंग है वो आप सभी लोगों को मालूम है, ये तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा सभी को ही पता होगा
कि जो पटेल अकेडमी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 15 सितंबर 1948 में की गई थी। यूपी का सबसे बड़ा थाना, ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया नहीं है पर आ सकता है। यूपी का जो सबसे बड़ा थाना है वो नारकी फिरोजाबाद में है, ठीक है। यूपी के जो प्रथम डीजीपी हुए थे वो हुए थे भैया नरेश कुमार, और यूपीपी की पहली महिला पुलिस वो हुई थी सुष्मिता चौहान, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज़ मैं बताती हूँ, देखो ये मेरे पास एक बुक है, अब ये मत पूछना कौन सी है क्या है, मैं तुम्हें समझाने के लिए ला रही हूँ। देखो इसमें तुम एक चीज़ समझो, देखो एक तो रंग बिरंगा सा ना मज़ा सा आ रहा है इसमें पढ़ने में। अब मैं ना तुम्हें इसमें कुछ समझाती हूँ कि किस तरीके से आपका जो एक कैडर है, मतलब रैंक होती है पुलिस विभाग में, वो बनेगी। देखो सबसे पहले होता है कांस्टेबल, मतलब सबसे नीचे जो होता है वो होता है कांस्टेबल, ठीक है। कांस्टेबल के पास कोई भी वो नहीं होती, कांस्टेबल के पास कोई भी फीती वगैरह मतलब वो नहीं होता, स्टार वगैरह कुछ भी। हेड कांस्टेबल में 2 फीती आ जाती हैं ऐसे करके। एसआई, एक इसके बीच में ना एक एएसआई का पद भी होता है, पर उसको मानते नहीं है, मानते नहीं है लोग, पर एएसआई का पद भी होता है। एएसआई में 1 स्टार होता है मान, एसआई में 2 स्टार होते हैं, सबको पता है। और निरीक्षक, निरीक्षक बोले तो इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर में बेटा 3 स्टार होते हैं। अच्छा ये जो स्टार्स हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक स्टार चले, ये कौन से स्टार है? ये गोल्डन स्टार है, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ये कौन से स्टार है बाबू? ये गोल्डन स्टार है। अब जब डीएसपी पे आप लोग आओगे तो डीएसपी पे जो स्टार बनेंगे वो बनेंगे सिल्वर स्टार, इन पे भी 3 ही स्टार होते हैं। देखो ध्यान से समझना, 3 स्टार यहाँ भी है, 3 स्टार यहाँ भी है, पर फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ से सिल्वर स्टार स्टार हो गए, ठीक है। ये जो स्टार्स है ना, अब जितने भी ऊपर तक लगेंगे ये सब सिल्वर के फॉर्म में लगेंगे, और इस सब इंस्पेक्टर से मतलब एएसआई से लेके और इंस्पेक्टर तक जितने भी स्टार लगते हैं वो सारे के सारे गोल्डन के रूप में लगते हैं, ठीक है भाई। अब उसके बाद हम आते हैं एएसपी पे। एएसपी कौन होता है? देखो एक चीज़ बहुत अच्छे से समझना, एएसपी वो होते हैं जब बिल्कुल आईपीएस आता है ना, नया नया बिल्कुल मतलब नए नए आईपीएस आते हैं बन के, तो वो एएसपी रैंक के होते हैं, ठीक है। इनके मात्र 1 स्टार होता है, कौन सा? सिल्वर। उसके बाद इनके 2 स्टार बन जाते हैं 2 साल बाद, और फिर 3 साल बाद इनके 3 स्टार बन जाते हैं। ये जब भी आईपीएस की ट्रेनिंग करके आते हैं ना, तब इनको अंडर ट्रेनिंग कहते हैं, यूटी कहते हैं इन लोगों को। तो सबसे पहले जब आते हैं तो इनके 1 स्टार रहता है, फिर उसके 1-1.5 साल बाद इनका प्रमोशन हो जाता है थोड़ा सा, तो 2 स्टार हो जाते हैं इनके सिल्वर, और फिर प्रमोशन होता है तो 3 स्टार हो जाते हैं इनके सिल्वर। जब जैसे इनके 3 स्टार हो जाते हैं तब डीएसपी बनते हैं, ठीक है। तब इनको जिले का चार्ज दे दिया जाता है। उसके बाद हम आते हैं पुलिस अधीक्षक पे, यानी कि जो एसपी होते हैं। अब देखो एसपी से जो है ना, एसपी से सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। एसपी किसके बीच में यार एडिशनल एसपी भी होता है, इन लोगों ने उस हिसाब से दिन रखा। एडिशनल एसपी इसी को ही कहते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर सारी वो आ जाती हैं पावर्स जो हैं कि जिले को क्या संभालना है, इसके अधीन कार्य करता है ये सारे के सारे एक दूसरे के अधीन जो है वो कार्य करते जा रहे हैं, ठीक है। एसपी के पास क्या होता है? अब देखो एसपी के पास होता है भैया 1 अशोक स्तंभ और 1 स्टार, ठीक है। एसएसपी के पास क्या होता है? 1 अशोक स्तंभ, ये अशोक स्तंभ बना रही हूँ मैं, ठीक है। और कोई हंसेगा नहीं तो तुम्हारे पागल बना दूंगी तुम्हें पीट के। इसके पास होता है 1 अशोक स्तंभ और 2 स्टार। अब इसके बाद आता है डीआईजी ऑफ पुलिस, ठीक है, उप महानिरीक्षक, ठीक है, डायरेक्टर, अरे यार पता नहीं क्या कहते हैं इसको, चलो मैं इंग्लिश में तुम्हें बता दूंगी। इसमें देखो, इसमें इनका जो होता है ना डीआईजी के पास 3 स्टार हो जाते हैं और 1 अशोक स्तंभ हो जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद हम आते हैं आईजी पे। आईजी में क्या होता है? आईजी में क्रॉस आ जाता है, क्रॉस तलवार। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मतलब क्रॉस तलवार किसके पास है? क्रॉस तलवार और 1 स्टार किसके पास होता है? आईजी के पास होता है, ठीक है। क्रॉस तलवार और 1 स्टार वाला बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर तुमने यूपी पुलिस वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हुआ है ना, तो मतलब तुम बहुत बार देखोगे कि आया हुआ है। अब ये जो होते हैं ना एडीजी और डीजीपी, ये ऑलमोस्ट सिमिलर सी रैंक होती है। जैसे एएसपी के बाद ये आ जाता है ना, एएसपी बन के क्या बनेगा आगे जाके? ये एसएसपी बनेगा। तो सबसे पहले जब ये आता है अंडर ट्रेनिंग 1 स्टार, उसके बाद 2 स्टार होते हैं, फिर इसके पास 3 स्टार हो जाते हैं। फिर जब ये और प्रमोट हो जाता है, मतलब रहेगा अभी भी एएसपी है, तो इसके पास 1 अशोक स्तंभ आ जाता है सिर्फ एएसपी के पास, ठीक है। उसके बाद ये एसपी बनता है। तो ये इन दोनों के लिए क्या है? 1 अशोक स्तंभ और 1 क्रॉस, ऐसे करके इनके होता है, ठीक है। रुको मैं तुम्हें दूसरी उसमें दिखाती हूँ, कहाँ गई, हाँ ये रहे। अब देखो समझो, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बच्चों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, खुश होकर पढ़ें। ये ना मैंने एक्चुअली पहले पढ़ा दिया था, तो
वो वाली जो वीडियो है वो थोड़ी सही सी नहीं बनी थी, वो कट गया, तो मैं पढ़ाती गई। अब मैं ध्यान भी दे रही हूँ तुम्हारी वीडियो पे भी और उस पर भी, तो वो धुंधली धुंधली हो गई थी। फिर मैंने सोचा शायद आप लोगों को समझ नहीं आएगी, तो मैं दोबारा से करा रही हूँ इसको। ये ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, मुझे रबड़ मिल नहीं रही, मैं कहाँ से तुम्हें बंद करूँ, मतलब इसे मिटाऊँ, तो इसलिए ऐसे समझा दूंगी तुम्हें। देखो मैंने बताया तुम्हें, सबसे पहले कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उसके बाद एएसआई का 1 स्टार, ठीक है बाबू। उसके बाद सब इंस्पेक्टर 2 स्टार, उसके बाद इंस्पेक्टर 3 स्टार। ये तीनों के तीनों किस पे? गोल्डन स्टार पे। उसके बाद हम आते हैं डीएसपी पे। डीएसपी कितने? 1 स्टार, ठीक है। उसके बाद अगर डीएसपी जो है वो एएसपी बनता है तो 1 अशोक स्तंभ, और अब एसपी बनता है तो 1 अशोक स्तंभ और एक वो क्या नाम है, 1 स्टार। अब तुमने कहा कि दीदी आपने उधर तो वो बताया कि इसके 3 स्टार होते हैं, एसपी जब वो आता है, तो देखो ऊपर नीचे मैंने लिखा हुआ है, ये स्टेट पुलिस कैडर है और ये आईपीएस कैडर है। एक जो सब इंस्पेक्टर है बेटा, सब इंस्पेक्टर जो है वो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं। तो जब सब इंस्पेक्टर प्रमोट होके जाएगा ना, बिल्कुल 2 स्टार, फिर उसके बाद 3 स्टार, फिर उसके बाद डीएसपी, फिर उसके बाद एएसपी बनेगा, एएसपी के बाद वो एसपी बनेगा। पहली बात तो इतना तुम बहुत अच्छा, बहुत कुछ तुमने उत्कृष्ट कार्य कर दिया, तब तुम यहाँ तक पहुँचोगे। तो अगर रैंक वाइज ऐसे बने, अगर रैंक वाइज ही हम बने तो हम मैक्सिमम यहाँ तक जाएंगे, ठीक है भाई। तो रैंक वाइज अगर हम बनते हैं तो मैक्सिमम यहाँ पे जाएंगे। जैसे मान लो कोई बंदा यूपी पीसीएस से सेलेक्ट होकर आता है और वो डीएसपी है बाबू, तो डीएसपी यहाँ तक जाएगा। उसके बाद उसका यहाँ वाला जो सिस्टम है वो अलग स्टार्ट होगा, ये आईपीएस का है। अब तुम आईपीएस कैडर समझो, आईपीएस कैडर क्या होता है। आईपीएस कैडर में इनके सबके नीचे आईपीएस लगा रहता है, और हमारे यहाँ पे क्या लगा रहेगा? उत्तर प्रदेश पुलिस। मेरे को देखा, कभी फोटो में देखा तुम लोगों ने, यहाँ पे यूपी पुलिस लिखा रहेगा हम सभी लोगों की, जब तक ये यहाँ से यहाँ तक रैंक बनती है, ठीक है भाई। मैं बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर तुम्हें समझा सकता है कोई। अब देखो, जब जो आईपीएस होता है, मैंने बताया ना तुम्हें, आईपीएस जो होता है वो जब आता है बिल्कुल नया नया ताजी ताजी है, जब आता है, ये अंडर ट्रेनिंग रहता है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये रहता है यूटी, अंडर ट्रेनिंग, ठीक है। यूटी रहता है, अंडर ट्रेनिंग रहता है, ठीक। तो स्टार पहले 1 रहता है इसका, फिर इसके 2 स्टार रहते हैं, फिर इसके 3 स्टार रहते हैं। जैसे इसके 3 स्टार कवर हो जाते हैं, इसको एएसपी बना दिया जाता है। अभी तक ये डीएसपी था, अब इसको बना दिया एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, एएसपी बना दिया जाता है। तब इसके 1 अशोक स्तंभ हो जाता है, फिर इसके 1 अशोक स्तंभ 1 स्टार, ये किसके? एसपी के। उसके बाद एसएसपी के 2 स्टार 1 अशोक स्तंभ, ठीक है। फिर उसके बाद डीआईजी साहब के 3 स्टार 1 अशोक स्तंभ। उसके बाद आईजी साहब के 1 क्रॉस 1 स्टार, और डीजीपी के 1 क्रॉस 1 क्या नाम है, अशोक स्तंभ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम इसे 2-3 बार लिख के देखोगे ना, तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा, मतलब लिखना बहुत मजा आएगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, सब पहले हेड कांस्टेबल है, फिर हेड कांस्टेबल है, उसके बाद क्या है? एएसआई है, उसके बाद एसआई है, इंस्पेक्टर है, उसके बाद क्या है? डीएसपी बनेगा, डीएसपी एसपी तक जाएगा, उसके बाद एसपी तक जाएगा। मतलब तुम्हें मजा आ जाएगा, मैं कसम से बता रही हूँ, करके देखो पहले। अब मैंने तुम्हें बता ही दिया था, सबसे पहले कांस्टेबल, फिर उसके बाद सॉरी दिख नहीं रहा, सबसे पहले कांस्टेबल, उसके बाद हेड कांस्टेबल, उसके बाद एएसआई, उसके बाद एसआई, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में इंस्पेक्टर होते हैं, इन लोगों ने काट रखा था, ठीक है। फिर उसके बाद डीएसपी, ठीक है। डीएसपी के बाद एडिशनल एसपी बनेगा वो। ये सिर्फ समझाने के लिए, ये वाला जो पोर्शन है समझाने के लिए है। रैंक तुम्हें यही याद रखनी है, रैंक वाली जो है ना वो यही याद रखनी है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, उसके बाद एसआई, फिर इंस्पेक्टर, डीएसपी। डीएसपी के 3 स्टार होते हैं, कौन से वाले बाबू? सिल्वर वाले। उसके बाद एएसपी जब वो बनता है, तो एएसपी बनने के बाद 1 अशोक स्तंभ आ जाता है, जो मोटू सा दिख रहा है ना, ये अशोक स्तंभ है ये। उसके बाद एसपी जो बनता है तो उसके 1 अशोक स्तंभ 1 स्टार। एसएसपी जब बनता है तो 2 स्टार 1 अशोक स्तंभ। डीआईजी जब बनता है तो 3 स्टार 1 अशोक स्तंभ। आईजी जब बनता है तो 1 क्रॉस, और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। और डीजीपी, और मतलब एडिशनल डीजीपी और डीजीपी, ये दोनों एक ही पद होते हैं, एक तरीके से अलग अलग उनको वो दे दी जाते हैं। मतलब कैडर का वो होता है ना कि तू 2023 में आया, मैं 2022 का हूँ, तो चलो इसको डीजीपी बना दो, तुझे एडिशनल डीजीपी बना दो, तो ऐसे करके होता है, ठीक है। 1 अशोक स्तंभ और 1 क्रॉस। अब देखो, जो एसएचओ का कार्यकाल है वो मिनिमम 2 साल का होता है। एसएचओ और एसआई का कार्यकाल एक थाने पे मिनिमम उसका होता है, पर ये सब कहने की बातें हैं, ठीक है। आज आग लग जाए, आज किसी ने किसी को गोली मार दी, कप्तान साहब हो गए रुष्ट, तो एसएचओ साहब तुरंत हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज़ादी के बाद जो सबसे पहले आईजी बने थे वो हमारे बने थे पीएन लहरी। एसएचओ जो होता है वो एक तरीके से थाने का पिता होता है, और एचएम जो होता है हेड मॉनिटर, थाने की अम्मा होती है, ठीक है। मैं मतलब कहीं पे किसी से भी लड़ना, पर थाने की अम्मा से मत लड़ना, ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग फिर खुंदस निकालते हैं तुम्हारे से। तो मैं कभी कभी तुम्हें अपनी बात बताऊंगी, यूँ बोले जब मैं नई आई थी, मुझे क्या पता कौन है थाने की अम्मा, थाने का पापा। तो आके हमने बोला अच्छा ठीक है, तो वो सोच रहे कि यार शुरू में आते हैं ना, तो नए आते तो उनको परेशान किया जाता है, तो उस टाइप से था। कभी बताएंगे, बाद में बताएंगे। तो अब तुम ये समझो बस कि एसएचओ जो होते हैं वो थाने के पिता होते हैं एक तरीके से, और एचएम जो होता है हेड मॉनिटर, ये थाने की अम्मा होती है। अच्छा, इन्हें थाने की अम्मा क्यों कहते हैं? इन्हें थाने की अम्मा इसलिए कहते हैं
क्योंकि जितनी भी माल संबंधित चीज़ें हैं, जैसे मान लो आपकी क्वार्टर गार्ड की चीज़ें हो गई, कि आपकी जो गन्स वगैरह हैं वो कहाँ रखी हुई हैं, ठीक है, आप में ये जो माल का निस्तारण हो गया, ये जो एक्सीडेंट कर करके आते हैं ना ये वाहन जो होते हैं, वो सारे के सारे एचएम देखता है कि कहाँ रखवाने हैं। जो ट्रक हो गए, उल्टी सीधी चीज़ें हो गई, जैसे मतलब खाने पीने की भी चीज़ें, सारी चीज़ें मतलब यही रखते हैं। और जो मान लो तुमने गांजा पकड़ा कहीं से, गांजा ये रखेंगे। तुमने कहीं से तमंचा पकड़ा, तो तमंचा जब प्रोसिक्यूशन होकर उसका आ जाएगा तो उसके बाद इन्हीं के पास रखा जाएगा। बाद में जब उसका माल का निस्तारण होगा तो वो ये करेंगे। तो एचएम का काम होता है कि वो पूरे थाने की देख रेख करेगा, मतलब जो मम्मी करती है ना कि वो सामान उठा लो, वो सामान उठा लो, वो वाला काम होता है, ठीक है। अब यूपी पुलिस का जो सर्वोच्च अधिकारी, मैंने बता दिया डीजीपी होता है, अभी बताया था डीजीपी होता है, ठीक है। जबकि जिले का पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? एसपी, एसएसपी होता है। देखो हमारे यहाँ पे एसएसपी हैं मथुरा में, और कई जगह पे एसपी भी हैं, जो चार्ज जो है वो संभाल रहे हैं। हेड कांस्टेबल, ये स्टेशन हेड कांस्टेबल कौन है? मतलब यह स्टेशन लेखक के रूप में चौकी और गार्ड सशस्त्र भंडार के प्रभारी अधिकारी के रूप में ग्रामीण इलाकों में, बीट क्षेत्रों और शहर की पुलिस स्टेशनों में प्रभारी के रूप में, मुख्य रूप से पुलिस स्टेशनों में सामान्य ड्यूटी के प्रभारी के रूप में कार्यरत होता है, ठीक है। कांस्टेबल कैसे कार्य करेंगे? उन्हें दिशा निर्देश देना, उनको प्रश्नोत्तरी देना, उनको प्रशिक्षण का अभ्यास करवाना, ये सारा काम किसका होता है? हेड कांस्टेबल का होता है। बेसिकली ये काम होता है हेड मॉडरेट का, एचएम का। और एचएम मतलब हेड मॉडरेट जो होता है वही एचएम होता है। यहीं से जो हेड कांस्टेबल को दीवान जी कहते हैं, दीवान जी कहते हैं ना, दीवान जी। अब तो खैर उनको सिपाही को भी कहने लग गए, पर वैसे दीवान जी ही का, दीवान का मतलब होता है हेड कांस्टेबल। और दीवान स्टार्ट होता है शब्द उससे, एचएम से। पुलिस महानिरीक्षक जो है, यह रेंज के डीआईजी और पुलिस अधीक्षकों को नियंत्रित करेगा, निर्देश और परामर्श देगा कि सावधान रहें, अपने वैध कार्यों में एक दूसरे को अतिक्रमित ना करें, ठीक है भाई। पुलिस थाने का कार्यालय का लिपिक, रिकॉर्ड कीपर, लेखपाल हेड कांस्टेबल को कहा जाता है, ठीक है। पुलिस प्रशासन 1861 के पुलिस एक्ट के तहत संचालित होता है। ये यूपी पुलिस के डीजीपी के अधीन कार्यरत है, ठीक है। एसओईआर का मतलब क्या है भाई? स्टेट ओपन एजुकेशन रिसोर्स। पुलिस मॉडल एक्ट 2006, ये हर थाने में, इसका मतलब है कि इसके अंतर्गत मतलब एक प्रावधान था कि हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क होगा और बालक होगा, ठीक है। पानी पी लो यार, तुम भी पी लो, सुनते सुनते तुम्हारे सांस चढ़ गया होगा, ठीक है भाई। अब देखो प्रेसिडेंट कलर किसे मिलता है? प्रेसिडेंट कलर एक तरीके से पुलिस का बहुत बड़ा सम्मान है। पुलिस का ये सम्मान जो है ये बताता है कि यूपी पुलिस की कानून व्यवस्था को जिसने भी सुदृढ़ रखने की कोशिश की है, उस सभी पुलिस अधिकारियों को पुलिस प्रेसिडेंट कलर दिया जाएगा। और ये कब दिया जाता है? 26 जनवरी पे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, मतलब तुम पढ़ो पहले ध्यान से, मरो मत। अब नींद मत आ जाए कहीं, पता चले सो गए हो आधे से ज़्यादा इसमें। सो तो नहीं गए भैया? जाग जाओ, जाओ पानी पियो, सोना मत। क्वेश्चन आएंगे बाबू इसमें से, मज़ा आएगा जब फिर क्वेश्चन आएगा ना, तो अच्छा लगेगा तुम्हें। देखो इंस्पेक्टर की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? डीजीपी, पुलिस महानिरीक्षक। और सब इंस्पेक्टर की भी नियुक्ति जो कौन वो है, वो भी पुलिस महानिदेशक ही करते हैं। आए में ये क्वेश्चन आ रही समझ में। केंद्र सरकार द्वारा एसपी के पद के लिए भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की भर्ती की जाती है। हाँ पता है भाई, एसपी तक तो वही पहुंचेंगे, आईपीएस कैडर वाले। वर्तमान में यूपी में 6 केंद्रीय कारागार हैं और 60 जिला कारागार हैं। केंद्रीय कारागार कौन कौन से हैं? आगरा, बरेली, लखनऊ, फतेहगढ़, नैनी, वाराणसी। एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, इसका जो गठन है वो पुलिस महानिदेशक द्वारा किया जाता है, ठीक है। श्री प्रकाश शुक्ला एनकाउंटर में पहली बार 1998 में, कब किया गया था? 1998 में एसटीएफ का जो गठन है वो किया गया था भाई, ठीक है। धारा 373A, कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान वर्दी में शराब का सेवन नहीं करेगा। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। आप अपने वाक्य उस धारा के तहत रख सकते हो। शराब अपराधों का पता लगाने के लिए, मतलब शराब अपराधों का पता है क्या, कि कहीं दारू बिक्री है क्या, कोई दारू की ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है क्या, उसके लिए जो अधिकारी होता है वो होता है एक्साइज इंस्पेक्टर। और वो किससे भर्ती होता है? वो यहाँ से भर्ती नहीं होता, वो होता है सीजीएल के थ्रू भर्ती। अच्छा, एक्साइज इंस्पेक्टर वाला जो काम है वो, और सामान्य पुलिस अधिकारी किसके पास है? एटलीस्ट सब इंस्पेक्टर के पास, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की बहुत पावर होती है, आप आओगे जब पता चलेगा। डीएसपी की भर्ती यूपीपीसीएस के थ्रू होती है। सब इंस्पेक्टर को नियुक्ति कौन देता है? डीआईजी दिलवाता है, ठीक है। नियुक्ति ये दिलवाता है, और अधीन किसके कार्य करता है? डीजीपी के, ठीक है। यूपी को 8 जोन 18 रेंज में बांटा गया है, ठीक है भाई। यूपी को 8 जोन 18 रेंज में बांटा गया है। यूपी को 8 जोन 18 रेंज में बांटा गया है। वो और पढ़ लो इसको, ये याद कर लेना। प्रत्येक जोन का जो प्रमुख होता है वो होता है आईजी, ठीक है। और प्रत्येक रेंज का जो प्रमुख होता है वो होता है डीआईजी। सबसे बड़ी रेंज कौन सी है?
कानपुर, और जिसमें 7 जिले आते हैं। पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक जोन का रेंज का प्रभारी होता है, रेंज लिखा हुआ है इनने, रेंज का प्रभारी होता है। पुलिस महानिदेशक जिलाधिकारी के बीच श्रृंखला की एक कड़ी है। एचएम कोर्ट की सम्मति पर के आधार पर आईजी का सिस्टम 1861 में आया। ये वाले जो आईजी है ना, इनका सिस्टम, एजी ओजी नहीं है तुम्हारे। आईजी मैंने बता दिया था, पीएन लहरी बने थे, पीछे भी बताया, ठीक है। जबकि 1981 में डीजीपी का सिस्टम आया। पहले कौन सा आया? 1861 में आईजी वाला सिस्टम आया। उसके बाद 1981 में डीजीपी का सिस्टम आया। वर्तमान के डीजीपी कौन है? राजीव कृष्णा। पहले डीजीपी बताओ मुझे, फर्स्ट डीजीपी कौन थे? ठीक है। उसके बाद प्रशांत कुमार, नोट जो इन्होंने मतलब डीजीपी ने, अच्छा प्रशांत कुमार का वो लिया होगा। किसी गांव का जो चौकीदार होता है, ओ भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 बार आ चुका है ये यूपी पुलिस के री एग्जाम में। यार मुझे लग रहा है ये बीच बीच में फिर इसमें गड़बड़ हो गई। यूपी पुलिस के री एग्जाम में ये वाला पूछा जा चुका है कि किसी गांव का जो चौकीदार होता है वो एसपी के लिए उत्तरदायी होता है। पुलिस की डायरी को जनरल डायरी कहते हैं। मैंने अभी बताया था ना, जीडी का मतलब क्या होता है कि आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी आ रहे हो, वो सारे के सारी जो तथ्य हैं वो पुलिस की जीडी में अंकित होते हैं। इसको कौन देखता है? मुंशी देखता है, जो कि एक कांस्टेबल होता है। हेड कांस्टेबल भी हो सकता है, पर मतलब मुंशी ही देखता है। इसको मुंशी कहता है, मुंशी जी, ठीक है। कुछ भी करना ना करना, इनसे बनाए रखना, नहीं तो ड्यूटी लगा देंगे इधर उधर। सड़कों पर गश्त लगाने के लिए सिविल पुलिस की नियुक्ति की जाती है। किसी भी लावारिस सामान में कोई भी पुलिस कर्मचारी जो है उसको जब्त कर सकते हैं। जीडी का स्वतंत्र निरीक्षण कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है, धारा 44 के अंतर्गत, ठीक है। कभी भी कर सकता है, और ये पर वैसे जनरली 1 महीने में 1 बार का होता है। किसी भी राज्य में पुलिस की संख्या कम ज़्यादा वहाँ की राज्य सरकार करती है। ग्राम पुलिस का अधिकार जो है वो एसपी के पास होता है। पुलिस राज्य सूची का विषय है, जबकि दिल्ली पुलिस संघ सूची के अंतर्गत आता है। मैंने तुम्हें पीछे ही बिल्कुल जब स्टार्टिंग करी थी तभी ये बात बता दी थी। 24 फरवरी 1981 को डीजीपी का पद स्वीकार किया गया। मैं अभी ऊपर ही भी था ये। पुलिस के सभी राजपत्रित अधिकारी डीजीपी के अंतर्गत और सभी अराजपत्रित अधिकारी डीआईजी के अंतर्गत आते हैं। मतलब अराजपत्रित कौन से? देखो, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, इंस्पेक्टर, ये सारे के सारे हो गए अराजपत्रित। और जितने भी डीएसपी से, डीएसपी, एएसपी, उसके बाद एसपी, एसएसपी, ठीक है। उसके बाद जो क्या नाम है तुम्हारा, आईजी, डीआईजी, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे राजपत्रित अधिकारी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। रेलवे पुलिस का सबसे, ये ऐसे लिख लिख के देखना बाबू, याद हो जाएगा तुम्हें, मतलब 2 बार लिख लेना, उसमें याद हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ऐसी। ये तो आके भी पढ़ना ही है ना हमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेलवे पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो डीजीपी होता है। रेलवे पुलिस राज्य सरकार के अधीन होती है। डीएम एवं पुलिस के बीच में समन्वय कौन स्थापित करता है? एसपी स्थापित करता है। एसपी 1 वर्ष में कम से कम 1 बार प्रत्येक थाने का निरीक्षण करता है। थाने का नियंत्रण एसएचओ करता है, एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है। जबकि इंस्पेक्टर का स्थानांतरण जो करते हैं वो कौन करते हैं? डीआईजी करते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है तुम्हारा पॉइंट। देखो एसएचओ कौन होता है? एसएचओ एक तरीके से इंस्पेक्टर ही होता है। 3 स्टार वाला जो होता है ना, वो गोल्डन वाले एसएचओ एक तरीके से इंस्पेक्टर ही होते हैं, पर उनको एक थाने का पूरा चार्ज दे दिया जाता है, ठीक है। अपर पुलिस अधीक्षक, अच्छा एसएचओ और एसओ में क्या अंतर है बताओ? एसओ जो होता है वो कोई भी सब इंस्पेक्टर बन सकता है, मतलब आप भी एसओ बन सकते हो, आप एक पूरे थाने को संभाल सकते हो। और एसएचओ जो होते हैं वो इंस्पेक्टर होते हैं। ये कौन से वाले हैं? गोल्डन, ठीक है। अपर पुलिस अधीक्षक, एएसपी द्वारा किए गए कार्य एक मासिक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करनी चाहिए। आर्म्ड पुलिस का जो प्रभारी होता है वो भी डीआईजी होता है। एसएचओ की अनुपस्थिति में सब इंस्पेक्टर प्रभारी होता है। वाह भाई, मजा आ गया। थोड़ा बहुत हिल रहा होगा यार, मतलब वो करना, कोऑपरेट करना, ठीक है। क्योंकि वाइट वो क्या नाम है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो बहुत कमी महसूस होती है मुझे उसकी। बहुत जल्दी ही लेके आएंगे। तुम 2 लाख करवा दो, 2 लाख होते ही चाहे मुझे लोन लेना पड़े, पर मैं करवा दूंगी। क्योंकि पुलिस स्टेशन का प्रथम अधिकारी जो है वो सब इंस्पेक्टर, द्वितीय अधिकारी कौन होता है? एएसआई होता है। थाने के एसएचओ तथा एसआई का स्थानांतरण कम से कम 2 साल तक नहीं किया जा सकता। अगर लिखा पढ़ी वाली बात है तो हाँ, ये बात सच है, 2 साल तक नहीं किया जा सकता। यदि पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करती है, कौन से वाले के? धारा 35 BNSS, जो पहले क्या थी भैया? धारा 41 CRPC, ठीक है बाबू। उत्तर प्रदेश में भीमराव अंबेडकर पुलिस अकेडमी जो है वो मुरादाबाद में स्थित है। यहाँ पे मैंने भी ट्रेनिंग की है, पीटीएस मुरादाबाद में, ठीक है। जबकि आर्म्ड पुलिस सेंटर सीतापुर में स्थित है। प्रदेश में कुल 8 पुलिस सेंटर हैं, ठीक है। और हमारे प्रदेश में वर्तमान 7 पुलिस कमिश्नरेट है। पुलिस कमिश्नरेट कौन कौन सी? लखनऊ,
कानपुर, बनारस, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद और मेरठ और गोरखपुर में अभी प्रस्तावित है। यूएन के अनुसार 1 लाख जनसंख्या पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, मतलब 1 लाख जनसंख्या पे कम से कम 222 लोग होने चाहिए। और थाना दिवस क्या होता है भाई, प्रत्येक महीने के 2nd और 4th सैटरडे में मनाया जाता है। देखो मैंने कोशिश करी कि पुलिस प्रशासन तुम्हारा खत्म करा दूं लगभग 20 मिनट में, पर हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये लिख लिख के देखना, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो भाई अब ये टॉपिक है वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी कहते हैं इंग्लिश में, GST। ये किस में आता है आपका, ये आता है आर्टिकल 246 ए, ठीक है, संविधान का आर्टिकल 246 ए में आता है, ठीक है। इसमें ये जो एक तरीके का अप्रत्यक्ष कर है, मतलब अलग तरीके से लिया जाता है, इसमें आपको बताया नहीं जाता है। प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर दो तरह के होते हैं ना, तो ये कौन सा कर है, एक तरीके से अप्रत्यक्ष कर है। इसको जो लागू किया गया था वो किया गया था 1 जुलाई 2017 को, और ये कनाडा के मॉडल पे फॉलो हुआ था, ठीक है। सबसे पहले लागू करने वाला देश कौन था, फ्रांस, सबसे पहले यहाँ पे हुआ था, और हमारा कब हुआ है, 2017 में, ठीक है। अब इसका अगर पोर्टल की बात करें तो पोर्टल है इसका www.gst.gov.in। इसकी जो अवधारणा है वो है वन नेशन वन टैक्स की, ठीक। और ये VAD, ये वाला क्वेश्चन आया भी हुआ है, VAD को हटाकर, मतलब वैल्यू एडिड टैक्स को हटाकर GST को हमने लागू किया। ये मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे, तो मैंने सोचा इससे करा दूँ, उसके बाद मैं तुम्हें अपने वाले जो ये टाइप वाला है उससे आप लोगों को कवर करा दूंगी। अब देखो कर आपको पता ही है, कर 2 तरीके के होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। जो प्रत्यक्ष कर होता है वो डायरेक्टली किसी व्यक्ति संगठन की आय या प्रॉफिट पर लगाया जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी बड़ी कंपनी है जैसे मान लो, तो उस पे लगा दिया, किसी संगठन पे लगा दिया, उसकी आय पे लगा दिया, ठीक है। या फिर कोई व्यक्ति है उस पे लगा दिया, जैसे इनकम टैक्स है हमारा, इनकम टैक्स डायरेक्टली व्यक्ति पे लगता है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स है, निगम कर, जो ये क्या नाम है कॉर्पोरेट वगैरह में होते हैं उन पे लगता है, ठीक है। अब जो अप्रत्यक्ष कर है वो वस्तुओं व सेवाओं पे लगता है। जितनी भी वस्तु हैं, जो जिन भी चीज़ों का हम उपभोग कर रहे हैं उन सब पे GST लगता है, ठीक है। GST जो एक्ट है 2017, इसके अंदर 3 अनुसूचियां हैं, इसके 21 भाग हैं, ठीक है। मतलब लगभग इसके 21 चैप्टर हैं और 174 इसके आर्टिकल हैं, ठीक है भाई। अब GST पंजीकरण की मैं बात करूँ, GST पंजीकरण क्या होता है, देखो GST पंजीकरण, जब भी हम GST बिल बनवाते हैं, GST नंबर एक दिया जाता है, ये 15 डिजिट का होता है। GST इनको कहते हैं GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये 15 डिजिट का होता है भाई। देखो होता कैसे, स्टार्टिंग में इसमें एक नंबर लिया हुआ होता है, ये राज्य का नंबर होता है, जैसे हमारे 28 राज्य हैं तो राज्यों के हिसाब से नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद KZPYA, जैसे एक मैंने ले लिया, ये पूरा का पूरा जो होता है ना, बीच में जितने भी साइन बचे हुए हैं, कि 8 नंबर का, ये होता है उसका पैन नंबर, जो भी हमारा पैन नंबर होता है, पैन कार्ड वाला। उसके बाद ये जो IPG लिखा हुआ है, ये होता है बिजनेस नंबर। आइए मैं बताऊंगी तुम्हें IPG क्या है, LPG क्या है, LTD क्या है, ठीक है। ये सारे के सारे बताऊंगा, तो ये बिजनेस का नेम होता है उसका। आगे सबसे पहले राज्य का दिया हुआ होता है, बीच में पैन नंबर दिया हुआ होता है किसी भी व्यक्ति का, और लास्ट में उसका बिजनेस दिया हुआ होता है, ठीक है। ये एक तरीके से मैंने एग्जांपल के लिए लिया हुआ है, आप लोग और भी कोई मतलब वो ले सकते हैं एग्जैक्टली। उसके बाद देखो GST के दायरे में कौन कौन आते हैं, GST के दायरे में 40 लाख तक के व्यापारी आते हैं। ये जो चीज़ें मैंने लिखी हुई है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको मतलब छोड़ने की वो मत कर लेना, गुस्ताखी, ठीक है। GST काउंसिल की बात अगर हम करें तो GST काउंसिल में देखो टोटल मेंबर होते हैं 33, एक इसमें वित्त मंत्री होता है, ठीक है, एक इसमें राज्य मंत्री होता है, 28 राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, और 3 मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के वित्त मंत्री। इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। मैंने अच्छे से बनाए हुए नोट्स, आप लोग भी इन्हें इसी हिसाब से बना लेना, अदरवाइज वो जो PDF है उसमें तो आपको मिल ही जाएगा। पहली बैठक इसकी हुई थी 12 सितंबर 2016 को, 47वीं बैठक जो हुई थी इसकी हुई थी चंडीगढ़ में, ठीक है। GST में गणपूर्ति क्या होता है, जैसे हमारे में जो वो होती है लोकसभा होती है, उसमें गणपूर्ति होती है 10% की, यहाँ पे गणपूर्ति होती है कम से कम 50% की। लगभग 17 सदस्यों का किसी भी निर्णय मीटिंग में होना अनिवार्य होता है। GST परिषद का जो गठन है वो करा था असीम दास गुप्ता की सिफारिशों पे, और GST परिषद की पहली अध्यक्षता किसने की थी भाई, अरुण जेटली साहब ने की थी, ठीक है। कब की थी, 2017 में। ये तो हेल्पलाइन नंबर्स आ गए। उसके बाद है भारत में GST के जो जनक हैं वो कौन है भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। GST का जन्मदाता फ्रांस को माना जाता है, मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया। GST का जो नाम है, GST का जो नाम पड़ा है ना, वो पड़ा है 122वें संविधान संशोधन विधेयक 2014 में, ठीक है। ये एक तरीके से इसका बिल था। GST का जो नाम पड़ा कि हम इसका नाम जो है GST रखेंगे, जैसे पहले VAD था ना, वैल्यू एडिड टैक्स जो था,
तो इसका नाम कौन से बिल से रखेंगे, वो रखेंगे हम 122वें संविधान संशोधन विधेयक 2014 से। ठीक है, ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था, देखो ध्यान से समझना, ये 122वां संविधान संशोधन विधेयक है, क्योंकि विधेयक बहुत सारे आते रहते हैं लोकसभा राज्यसभा में, पर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था ये एक तरीके से बिल था, 122वां बिल था और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था। आगे समझ में। अब 19 दिसंबर 2014 को अरुण जेटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया था। कौन से विधेयक को? 122वां विधेयक और 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आ रही समझ में। जीएसटी को सर्वप्रथम लागू करने वाला जो राज्य था वो था असम। जीएसटी को सबसे लास्ट में लागू करने वाला राज्य था वो था जम्मू कश्मीर। जीएसटी यूपी में जो जीएसटी लागू होने का नंबर है वो 9वां नंबर है, मतलब यूपी 9वें नंबर पे आता है जीएसटी लागू करने में। जीएसटी का जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली में है। जीएसटी का गठन किसने किया था? केलकर समिति द्वारा। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो करी हुई है, बाकी तो मतलब जो भसड़ है वो सब पढ़ा ही रहे हैं लोग, ये कर लो ये कर लो, ये तुम्हारा मतलब 10 मिनट में खत्म कर दूंगी मैं। जीएसटी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अमिताभ बच्चन, अभी राइट नाउ भी वही है। ठीक है, जीएसटी जो स्लैब है वो 5 स्लैब्स में डिवाइड है। देखो 5 स्लैब्स हैं इसकी, एक तो 0% की, 5% की, 12% की, 18% की और 28% की। जीएसटी का जो संग्रहालय है वो है गोवा। जीएसटी की जो पेमेंट डेट है हर महीने की 24 तारीख को जीएसटी कट जाएगी। ठीक है, मतलब आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो कट जाएगा। अब देखो ये कुछ फुल फॉर्म्स है, इनको याद कर लेना। CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, S स्टेट, UT अंडर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और ये I का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड, इंटरनेशनल नहीं है इसका मतलब है इंटीग्रेटेड। इसके अंतर्गत जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग्स होती है ना वो आती हैं, और ये किसके अधीन होती है? केंद्र के अधीन होती है भैया। जैसे तुम फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, मिंत्रा से, मीशो से, ये जो भी तुम वेबसाइट से जो भी सामान मंगा रहे हो वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आती हैं? इसके अंतर्गत, क्या नाम है? IGST के अंतर्गत। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सारी ऑनलाइन शॉपिंग्स किसके अंतर्गत आती हैं? तो IGST के अंतर्गत आती हैं। अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे जो मैंने लिखे हुए हैं। जीएसटी आने से कुल 17 करों को समाप्त कर दिया गया था, मतलब जो ये VAD वाला था ना, जो जितने भी टाइप के वो कर थे उन सबको मिला के एक GST बना दिया गया था हमारा। जीएसटी सॉफ्टवेयर डेवलप्ड, जीएसटी का जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप हुआ था इन्फोसिस के। मुझे वो बताओ अभी CEO कौन है, अभी कमेंट करके बताना। जीएसटी चोरी में क्या है भाई? 5 साल की सजा है, जुर्माना है। जीएसटी के तहत सर्विसेज को डिफ्रेंशिएट करने का कोड जो होता है वो 6 अंकों का होता है। ठीक है भाई, SAC सर्विस एंड अकाउंटिंग कोड कहते हैं उसको। ओके, जीएसटी मतलब गुड्स, विलासिता की वस्तुओं को डिफ्रेंशिएट करने का कोड जो होता है वो 8 अंकों का होता है, इसको कहते हैं HSN कोड। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब तुम लोग देख रहे होंगे कहाँ बैठ के पढ़ा रही है ना, देख लिया होगा आप तुम बहुत लोगों ने। ये मेरा डाइनिंग टेबल है, ठीक है, जिसको मैंने पढ़ाई का टेबल बना लिया। GST 2.0 क्या है? देखो इसको समझ लो थोड़ा सा। यही GST काउंसिल द्वारा निर्णय लिया गया कि सिर्फ 2 तरह के जो स्लैब है वो रहेंगे, 5% और 8%। ठीक है, उसके बाद सुपर लग्जरी आइटम के लिए 40% की GST लगेगी। अब के लिए आया है ये कुछ दिन पहले ही। सिन गुड्स जो होते हैं जैसे तंबाकू हो गया, पान मसाला हो गया, इनके लिए 40% लगेगा। ठीक है, लग्जरी आइटम्स के लिए और इसके लिए सिन गुड्स के लिए। ये आ सकता है क्वेश्चन, सिन गुड्स में कितने % GST मांगा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्लैब के अंतर्गत नहीं है, स्लैब में ये नहीं था। देखो स्लैब अगर हम अभी हमने स्लैब्स देखे ना, स्लैब में 28% तक ही था, ये वाला अलग है। ठीक है भाई, GST 2025 की थीम है GST करों का सरलीकरण, नागरिकों का सशक्तिकरण। पेट्रोल में GST, पेट्रोल जो है वो GST में नहीं आता है। 1200 सीसी पेट्रोल डीजल वाले वाहनों 28% से 18% अब हो गई है। GST मोटरसाइकिल पर जो 350 सीसी से नीचे की है उसमें 18% हो गई है, और कुछ कार्स और बाइक पर जो GST है वो 40% हो गई है। ठीक है, ये तो था नोट्स से। अब थोड़ा सा हम इसमें से कर लेते हैं, इसमें से भी तुम लोग वो मार लो, एक नज़र से मार लो। ठीक है, देखो इसका पूरा नाम वही है, गुड्स और सर्विसेज टैक्स है, मैंने बता दिया। एक तरीके से अप्रत्यक्ष कर है। 2 तरह के कर होते हैं हमारे, जो संपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। एकीकृत कर, इसमें चंगी, मनोरंजन कर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स और सर्विस टैक्स वगैरह, इन चारों को शामिल किया गया। इसका GST का वो नई दिल्ली है, अमिताभ बच्चन GST दिवस जो है वो 1 जुलाई है। ठीक है, कुछ चीज़ें क्योंकि नोट्स में नहीं थी तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो तुम्हें इससे भी कवर अप करा दें, कुछ छूटे ना बस। GST का संग्रहालय जो है वो गोवा में है, इसका उद्घाटन ये इन्होंने करा था, ताई ने।
ठीक है। और ये पोर्टल जो है हमारा www.gst.gov.in, ये आ चुका है एग्जाम में, जिसके आगे लिखा हुआ है वो सारे के सारे आ चुके हैं। जीएसटी की अवधारणा सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 2005 में करी थी पी चिदम्बरम ने। और जीएसटी को सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था? फ्रांस ने। जीएसटी के जनक जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इन्होंने ही इसको पूरा का पूरा लाने का, और इनका वो था कि आना चाहिए, और ये जो अब थोड़े बहुत कर हैं इनको समाप्त करो, 18 तरह के कर जो हैं। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण देश में लागू किया गया, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं। राज्यसभा में पारित हुआ था 3 अगस्त 2016 को, जम्मू कश्मीर में और राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी से 8 सितंबर 2016 को। लोकसभा में पारित हुआ था 8 अगस्त 2016 को। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाकी देख लेना, कुछ पता नहीं है, आ जाता है इसलिए लिखवा दिया था मैंने तो, ठीक है, बाकी आएगा नहीं, इतना नहीं पूछा जाएगा। जीएसटी बिल सर्वप्रथम असम राज्य ने पारित किया था, ठीक है, और मैंने बता भी दिया था अभी तुम्हें पिछली वाली उसमें भी, जीएसटी बिल को अंतिम में जम्मू कश्मीर द्वारा पारित किया गया था। और यूपी कौन से नंबर पे आता भैया? 9वें नंबर पे। यूपी जीएसटी पास करने वाला 9वां नंबर का वो है राज्य। जीएसटी की गंतव्य आधारित कर है, जीएसटी मतलब जो है ये एक तरीके से गंतव्य आधारित कर है, ये इसने ना बहुत मिस्टेक्स की हुई है। जीएसटी गंतव्य आधारित कर है, ये विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह के लिए अनुमति देता है, अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करता है। मतलब जैसे ऐसा होता था पहले कि तुमने एक सामान खरीदा, तुमने उस सामान को बी को भेज दिया, तो इसने इस पे कोई एक टैक्स लगा के बेचा, फिर इसने ये सामान सी पे भेज दिया, तो इसने भी इसके ऊपर टैक्स लगा के भेजा। अब क्या हो रहा है कि सब पे सेम ही चल रही है। पहले क्या होता था, इसने इसके ऊपर लगाया, फिर इसने इसके ऊपर लगाया, तो ये वाला जो था, ये वाला तो टैक्स के तले नहीं, बिल्कुल एक तरीके से दब जाता था। अब क्या है, बिल्कुल सेम ही है, कहने की बात है बस। मतलब ऐसा होता है ना, रहपट चाहे इस हाथ से मारो चाहे उल्टे हाथ से मारो, लगेगा वही रहपटी, तो उस तरह की बात है, बस अपनी अपनी वो है सरकार को। इसकी सिफारिश किसने करी थी भैया? विजय केलकर समिति ने करी थी, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है, ये विजय केलकर जो थे। जीएसटी का विचार सर्वप्रथम केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जीएसटी के आने से कुल भारत में कुल 17 कर जो है वो समाप्त हो गए हैं। सर्वप्रथम वही मैंने बताया फ्रांस में था, कनाडा देश के मॉडल पे आधारित है, और भारत जो है वो जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है, ठीक भाई। जीएसटी को भारत में लागू करने हेतु संवैधानिक संशोधन वही मैंने बता दिया तुम्हें, 246A, ठीक है। CGST IGST लगाने का अधिकार होगा। 246A कहता है कि CGST और IGST लगाने का अधिकार होगा किसको? संसद को, केंद्र को नहीं, संसद को, ठीक है। केंद्र पर लगाए गए और एकत्र किए गए जीएसटी में से राज्य के हिस्से से संबंधित है 259A, याद कर लेना इसको, आ सकता है, ठीक है। 259A किससे संबंधित है? केंद्र द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए जीएसटी में से राज्यों के हिस्से से संबंधित है जीएसटी, ये 259A, ठीक है। 69 है, 69 70, हाँ 69, सॉरी मेरी थोड़ी ना हिंदी वाली गिनती कमजोर है भाई, माफ कर देना। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल कौन सा आया था? 122वां, मैंने तुम्हें बताया था 122वां बिल था, और 101वां संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन था। इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी 122 लगा जाते हैं, कभी 101 लगा जाते हैं, और ये आया हुआ है क्वेश्चन कई बार, ठीक है। 3 अनुच्छेद आते हैं, 246A, 269A और 279A, ठीक है। जीएसटी का परिषद का गठन वही मैंने बता दिया था तुम्हें, 33 लोग होते हैं इसमें, ठीक है। असीम दास गुप्ता की सिफारिश पे किया गया था मतलब। और जीएसटी परिषद की जो अध्यक्षता है, एक सेकेंड, जीएसटी परिषद की जो अध्यक्षता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष अरुण जेटली, इनके द्वारा ये लाया भी गया था, ठीक है। जीएसटी परिषद की प्रथम बैठक 22 से 23 सितंबर 2016 में नई दिल्ली में संपन्न हुई थी, वहीं पे इसका वो भी है जो क्या कहते हैं ऑफिस है। अनुच्छेद 269A में 101वां संविधान संशोधन 2016 जोड़ा गया। यह प्रावधान किया गया कि 60 दिन के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। जीएसटी की परिषद में वही बता चुकी हूँ मैं, 33 सदस्य होते हैं, ठीक है। अभी की जो संरचना है वो देख लो। अभी फिलहाल जो वही वित्त मंत्री तो होता ही है, इसका जो मेन होता है अध्यक्ष होता है निर्मला सीतारमण है। उपाध्यक्ष इसमें राज्य सरकार के मंत्री होते हैं, ठीक है। सदस्य इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री, और ये सब मैंने चलो तुम्हें करा दिया, गणपूर्ति का मैंने तुम्हें बता दिया। जीएसटी की दरें मैंने तुम्हें बता दी थी, 4 तरह, ये 5 तरह की दरें होती हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4 नहीं है 5 होती है, मुख्यतः 4 लिखा हुआ है इसमें, सॉरी अब दिख रहा है, मुख्यतः 4 लिखा हुआ है भाई, पर वैसे 5 ही होती हैं, ठीक है। और एक 40% वाला मैंने तुम्हें बताया था।
अब जो जीएसटी की 56वीं बैठक हुई थी 3 सितंबर 2025 को, जो इन्होंने करी थी, ताई ने करी थी, तो ताई ने 1, 2, 3 यानी कि जो 40% वाला है ये भी इंट्रोड्यूस कर दिया था कि 28% यार कम कम सा लग रहा है ना, थोड़ा और टैक्स लेते हैं इन लोगों से। 0% किसमें लगता है? देखो नक्शे, चार्ट, ग्लोबल, पेंसिल, शार्पनर, ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं ना उसमें 0% लगता है, जीएसटी नहीं लगता। कपड़े, जूते, खाद्य सामग्री, घी और ये मक्खन वक्खन, पैड वैड, ये जो जितनी भी ये शेविंग क्रीम वगैरह, इन सब में 5% लगता है, ये पढ़ लेना आप लोग। 18% किसमें लगता है भाई? इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, टीवी वीवी और ये मॉनिटर वॉनिटर उसमें लगता है, ठीक है। जीएस और ये क्या नाम है, एक ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना, सीएनजी कार में 1200 सीसी से लेके और 4000 mm तक की जितनी भी कार है उन सब में 18% लगेगा। अब पहले ये ज़्यादा था, 28% था, अब ये 18% हो चुका है। और डीजल हाइब्रिड कार में इसमें भी यही लगेगा। मतलब जितने भी तरह के वो हैं, जितने भी तरह के कार वगैरह हैं वो सारी की सारी 18% में आएगी। अब देखो ये क्या है, 40% वाला जो लगेगा, ये इसको नीचे करना चाहिए था, करा नहीं इसने। 40% वाला जो है ये सिन लग्जरी गुड्स में लगेगा, जैसे तम्बाकू पान मसाला बहुत बढ़िया हुआ इन लोगों के लिए, अब खाओ तम्बाकू पान मसाला। ये जैसे लग्जरी कार्स हो गई, BMW हो गया, और अगर तुम हेलीकॉप्टर खरीदना चाह रहे हो तो 40% जीएसटी देना पड़ेगा भाई तुम्हें, ठीक है। तो उन सब में ये लगेगा। जीएसटी के जो प्रकार है मैं बता चुकी हूँ, SGST, CGST, IGST और UTGST। जीएसटी में कौन कौन शामिल नहीं है? जीएसटी में कौन कौन शामिल नहीं है? मादक पेय पदार्थ, ठीक है, शराब आदि, पेट्रोलियम उत्पाद और रियल एस्टेट, ये जीएसटी के अंदर शामिल नहीं है। रियल एस्टेट मतलब वही जमीन खरीदना बेचना, ठीक है। सॉरी वो एक फ़ोन कॉल आ गया था। जो थ्रेशोल्ड सीमा होती है, थ्रेशोल्ड मतलब जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, कहते हैं ना किसी की भी थ्रेशोल्ड सीमा, तो जो थ्रेशोल्ड सीमा है वो है कि वो न्यूनतम राशि जहाँ से जीएसटी जो है वो लगनी स्टार्ट हो जाती है, ओके। 20 लाख से ज़्यादा वार्षिक टर्नओवर वाले जो व्यापारी हैं उन सभी को जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना बहुत बहुत आवश्यक है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 फरवरी 2016 को जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों के अधिकारों के प्राप्त समिति का अध्यक्ष जो है वो अमित मित्रा को चुना था। जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष जो है वो बद्री नारायण शर्मा बने हैं, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, बस थोड़ा सा रह गया, जीएसटी वाला आपका ख़त्म होने वाला है। उसके बाद है अरविंद सुब्रमण्यम जो है वो समिति जो है वो जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी इन मैंने बता दिया अभी, गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर है, 15 अंकों का होता है। SAC सर्विस एंड अकाउंटिंग कोड जो होता है ये इसमें 6 अंक होते हैं, ठीक है। ये और ये कोड भारत में सेवाओं और उसकी पहचान के वर्गीकरण के लिए उपयोग किया जाता है, विशेषकर जीएसटी के तहत सेवाओं लगाने के और सेवाओं और कर लगाने पे उद्देश्य से, ठीक है। जीएसटी कानून में 22 तरह के जीएसटी रिटर्न्स हैं, ठीक है। भारत में वैल्यू एडिड टैक्स 1 अप्रैल 2005 में लागू किया गया था, ठीक। तो ये आपका जीएसटी यहाँ से समाप्त है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, अभी पूरे हैं नहीं, मैं बता देती हूँ फिर भी तुम्हें। देखो जीएसटी परिषद के बैठक के अध्यक्ष कौन थे? बताया था मैंने, अरुण जेटली थे, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 37वीं बैठक 20 सितंबर 2019 को कहाँ पे हुई थी? गोवा में हुई थी, ठीक है। प्रथम जीएसटी परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था भैया आपका नई दिल्ली में, ठीक है। जितने मतलब जीएसटी से संबंधित तो ज़्यादातर चीज़ें नई दिल्ली में ही है। 47वीं बैठक इसमें चंडीगढ़ में हुई थी, 48वीं नई दिल्ली में, सारी नई दिल्ली है। 55वीं बैठक जो है 2024 वाली ये हुई है जैसलमेर में, थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना। 56वीं बैठक नई दिल्ली में ही हुई है, ओके। और इसी में ही जो GAT रिफॉर्म है वो लाया गया है। हाल ही में 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो ये आपका जीएसटी हो गया समाप्त। अब देखो भाई ये जो टॉपिक है ये 4 है इस PDF के हिसाब से, तो वैसे आतंकवाद वाला जो, पर अभी बीच में जो 1-2 चीज़ें हैं उसमें मिस्टेक्स हो गई हैं, तो उसको मुझे सही करवाना है, इसलिए मैं अब आतंकवाद को ले लूँ। आतंकवाद वाला जो टॉपिक है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से आपका इस बार एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना उसके चक्कर में, तो वो इस टाइम पे किसी ने भी नहीं करवाया है, तो इसलिए अब हम उसको कवर अप करके चलेंगे बढ़िया तरीके से। अब देखो पढ़ो इसको। आतंकवाद है क्या? ये एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है अगर कोई भी व्यक्ति या संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक, विचारात्मक ये जो इनके दिमाग में कमी होती है, मेंटली परेशान होते हैं ये लोग, ठीक है, लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति के लिए देश या देश के नागरिकों को सुरक्षा का निशाना बनाया जाए। अगर मतलब देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को जो निशाना बनाते हैं तो उसे आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद शब्द की जो उत्पत्ति है ये आतंक शब्द से हुई है। ऐसे कार्य को कहते हैं जिसको आतंक फैलाना, मतलब अरे लाहुल विला कुवत,
है ना। तो मतलब परेशान करने के सेंस में अगर कोई करते हैं तो ऐसे कार्य करने वालों को क्या कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, हरामखोरों को। ठीक है, अब जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है ये कौन निकालता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है देखो यूपीएससी 2021। ये जिनके आगे ये लिखा हुआ है ना उसमें तो तुम अपने कान खड़े कर लेना अपने आप से ही। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये कौन निकालता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस संगठन, इसके द्वारा जारी किया जाता है। आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्रथम उद्देश्य क्या होता है, सैन्य दमन करना। मतलब जैसे किसी भी जगह की, जैसे जैसे मतलब मान लो पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध होता है, तो पाकिस्तान का जो लक्ष्य है वो ये रहता है कि वो भारतीय सेना को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सके। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना अधिकारियों को संभावित खतरों को तेजी से पहचानने में सहायता करता है। ठीक है, अगर मान लो वो बातचीत करते हैं ना तो बातचीत करने से ही पकड़ जाते हैं, वो बताऊंगी मैं अभी कैसे पकड़ते हैं उनको। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना अधिकारियों को संभावित खतरों को तेजी से पहचानने में सहायता करता है। ठीक है, राज्य में आतंकी घटनाओं को देखो, राज्य में हो तो SCRB स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, अगर डिस्ट्रिक्ट में हो मतलब जिले में हो तो DCRB, और अगर मतलब पूरे भारत की बात की जाए तो NCRB। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक, अब ये समझो ये नाट ग्रिड क्या है, ये इसका मतलब है नेशनल इंटीग्रेशन ग्रिड। ठीक है, ये 26/11 के हमले के बाद बनाई गई थी। इसका जो प्रोजेक्ट है वो 2009 में शुरू हुआ था। इसकी जो स्थापना है, भारत में आतंकवाद रोधी ये जितनी भी ये गतिविधियां चल रही हैं उसको ख़त्म करने के लिए इसका जो जनरेट है इसको किया गया था। एम इसका क्या है, IB रॉ CBI जैसी एजेंसियों को डाटाबेस को एक तरफ जोड़ देना। जब आप लोग आएंगे थाने चौकियों पे तो क्या होगा ना, आपको पता चलेगा एक हमारे यहाँ पे ना ऑपरेशन वो चलता है, ऑपरेशन त्रिनेत्र। इसमें क्या होते हैं, जितने भी अधिकारी वो होते हैं ना, मतलब ये एक तरीके से ऐप है, जितने भी अपराधी होते हैं ना उन सबका फोटो वोटो जो है वो इस पे डाल दिया जाता है। तो तुम अगर कोई अपराध करके आओगे, कोई तुमने बड़ा सा खुफिया और दर्दनाक और बेकारा अपराध कर दिया तो तुम्हारा फोटो भी इस पे मिलेगा। ठीक है, जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं सबके फोटो इस पे मिलते हैं। तो ये जो IB रॉ और CBI ऐसे ही बहुत तरह से खुफिया चीज़ें होती हैं जो अब आप लोग जानोगे यहाँ पे आके, उनका सारा डाटाबेस एक साथ जोड़ देना नाट ग्रिड के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका कार्य है आतंकवादियों को ट्रैक करना, उनके वीज़ा को कैंसिल करवाना, इनका एयर ट्रैवल देखना, एयर ट्रैवल कहाँ कहाँ कर रहे हैं, टेलीकॉम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये कहीं बात करते हैं तो ये देखा नहीं तुमने, उरी मूवी भी देखी होगी तुम लोगों ने, और अभी जो वो उसकी आई थी वो हुश कौन सी थी वो जो ये मोहित चौहान वाली आई थी, वो वाली भी बॉर्डर 2 भी तुम लोग देखने गए होंगे, उसमें भी तो यही था कि सारे के सारे फ़ोन से बातचीत कर रहे थे वो लोग। फ़ोन से बातचीत जैसे करते हैं ये पकड़े जाते हैं, और इनका ये काम है नाट ग्रिड वालों का कि ये यही देखना है कि बस ये लोग फ़ोन पे क्या बात कर रहे हैं, हरामखोर। ठीक है, अब UNCCT इसे वैश्विक आतंकवादी विरोधी प्रयासों को समन्वय के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ITEC भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1964 में की गई थी। इसका उद्देश्य है, ITEC का उद्देश्य है तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। भाई देख, ये जितने भी आए हुए हैं ना री एग्जाम वाले, ये बहुत तुम्हें अच्छे से करके जाने। ITEC की तुम फुल फॉर्म बताओगे, चलो मुझे ITEC की फुल फॉर्म बताओ, इतना भी नहीं पता। जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम PSA, ठीक है, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। मतलब अगर वहाँ पे ऐसा लग रहा है, जम्मू कश्मीर में तो ये है ना कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, किसी भी पुलिस ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि ये बदमाशी कर सकता है, ये पर्टिकुलर ए नाम का आदमी, ये इसकी छत पे जो है ना ईंट रोड़े इकट्ठे कर रखे इसने। ठीक है, इकट्ठे कर रखे समझते हो, पता नहीं हमारे यहाँ वाले तो समझते हैं, इकट्ठे कर रखे मतलब इकट्ठा कर रखे हैं। तो ये मारेगा कहीं ना कहीं, ये इसकी गतिविधि सही नहीं लगी तो इसको उठा के तुरंत जेल में कर सकते हैं। ये हिरासत में लेने का अधिकार देता है PSA सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट। ये जो मैं बताती जा रही हूँ तुम लोगों को, इसके जो फुल फॉर्म्स है ये भी कहीं ना कहीं लिखते रहना। ठीक है भाई, मेरे चक्कर में मत रहना कि मैं इसको अलग अलग लिख के दूंगी, बिल्कुल बाबू मत बनो। वित्तीय कार्रवाई, कार्यबल संशोधन, धन संशोधन और आतंकवादी गतिविधियों के लिए वैश्विक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए इसका जो गठन है वो किया गया है। किसका? PSA का। ठीक है भाई, इसका। अब देखो प्रमुख आतंकवादी संगठन, सोचो मतलब इतनी बुरे दिन आ गए कि ये पढ़ना पड़ रहा है, इन नालायकों के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ रहा है कि कौन कौन से आतंकवादी संगठन है। ISIS सुना होगा तुम लोगों ने, इसके संस्थापक कौन है? अबू बकर अल बगदादी। ओहो, इराक और सीरिया में चलता है ये। ठीक है, ये पूछा जा चुका है UPP 2014 में। बोको हराम नाइजीरिया, देखो हराम ही है साले,
ठीक है, इनका नाम भी आराम से है। बोको हराम नाइजीरिया, हिजबुल्लाह ये लेबनान में चलता है, बोको हराम नाइजीरिया में चलता है। और ये ना इसने गैप नहीं दिया हुआ, ये जो टाइपिस्ट था। अल कायदा, इसकी जो स्थापना है ये ओसामा बिन लादेन ने करी थी 1988 में। 2001 में न्यूयॉर्क के ट्विन टावर पे इसने हमला किया था, और जब से ये ओसामा बिन लादेन जो है ये फेमस हुआ था। इसका तुमने कई बार फोटो भी देखा होगा, हम लोग जो बचपन में देखते थे इसको, ठीक है। हमास ये फिलिस्तान में चलता है। हूती विद्रोही ये यमन में चलता है। अल कायदा इन अरेबियन पेनिसुला में चलता है ये मतलब, और यमन में भी चलता है, दोनों में है ये अल कायदा इन अरेबियन, ठीक है, पेनिसुला और इसमें यमन में। और लिट्टे श्रीलंका में चलता है। अभी लिट्टे के बारे में हम पढ़ेंगे भी कि कौन कौन से ऑपरेशन हम लोगों ने किए थे। ये बताओ, चलो अभी तो वैसे मैं बता दूंगी तुम्हें, पर फिर भी तुम लोग मुझे बताओ कि लिट्टे को हटाने के लिए भारत की कौन सी सेना भेजी गई थी, बताओ। मतलब जल सेना, वायु सेना या थल सेना को किसको भेजा गया था, बताना जल्दी से। भारत के प्रमुख आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद, देखो भारत का है ये, भारत के जो मतलब ये पाकिस्तानी का जिहादी संगठन है। इसका उद्देश्य कश्मीर को अलग करना है, हाँ इनके कहने से हो रहा है। महमूद अजहर ने 2000 में इसकी स्थापना की थी। एक है, दूसरा है इस्लामिक फ्रंट, ठीक है। तीसरा है भैया ये लश्कर ए तैयबा, ठीक है, ये पाकिस्तान में है। 2006 का जो मुंबई हमला किया था ये इन्हीं हरामजादों ने किया था। इसका संस्थापक है हाफिज सईदी, याद कर लेना। इसमें से पक्का मुझे लग रहे हैं आने के चांसेस हैं, क्योंकि इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लिखा रखा है मैंने वो भी। एक है बम्बर खालसा इंटरनेशनल, एक है खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, ठीक है, वही भिंडरे वाली। और ये है टीआरएफ की द रेजिस्टेंट फ्रंट। ये 6 जो ऐसे वो हैं जो आतंकवादी संगठन है जो भारत में सक्रिय हैं, ठीक है। नक्सलवाद क्या होता है, अब नक्सलवाद बढ़ते हैं। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार है ये, चारू मजूमदार, ठीक है। और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन शुरू कर दिया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के बड़े प्रशंसक थे, ठीक है। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है, माओ। ये बिल्कुल जो चाइना है ना उनके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जो हम लोग हैं हम भी वहीं पे ही जुड़ जाएं, मतलब चाइना में चले जाएं। मुझे तो समझ में नहीं आता जाता क्यों ना ये। अब इसके प्रभावी राज्य कौन कौन से हैं, एक तो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। ये पूछा गया है, देखो ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ आपको ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखने। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मतलब जितना भी ये वाला क्षेत्र है ना, ये जो भारत राज्य विधाता जो इधर वाला जो क्षेत्र है, ये सारा का सारा नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है। इसी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाती। नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ में ब्लैक पैंथर का गठन किया गया था, ठीक है। ग्रे हाउंड्स और आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का, ये ग्रे हाउंड्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किया गया है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक पैंथर का गठन किया गया है ताकि मतलब इन्हें नक्सलवादी जो भी मिले इनको उठा के पीट सके। और ग्रे हाउंड्स का गठन किया गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये गड़बड़ कर रखी है उसने टाइपिस्ट ने। ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है, नक्सलवाद के विरोध में अभियान है। और बाकी मैंने बहुत सारे ऑपरेशंस देखो और भी लिखे हुए हैं, तो अभी इनको ऑपरेशंस को कर लेते हैं। प्रमुख आतंकवादी संगठन नहीं है, ये युद्ध है या ऑपरेशंस कह सकते हो कि कौन कौन से ऑपरेशन जो इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या किसी के भी द्वारा जो है वो स्टार्ट किए गए। देखो सबसे पहले है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में स्टार्ट किया गया था, गोल्डन टेम्पल में हुआ था। और जनरल सिंह भिंडरेवाला और खालिस्तान के आतंकियों को बाहर निकालना था इसका लक्ष्य। उसके बाद तुरंत 1986 से 1988 तक, पता है मतलब बहुत इसकी लंबी कहानी है, वो इंदिरा गांधी के टाइम की, तुम लोगों को पता हो तो अब इतना टाइम नहीं है, बस इतना ध्यान रख लो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में स्टार्ट हुआ था, गोल्डन टेम्पल में हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर ये भी गोल्डन टेम्पल में ही हुआ था। बस जितने भी बचे हुए अपराधी और आतंकी उसके अंदर घुसे हुए थे ना 1986 से 88 के बीच, उनको निकाला गया था। इसमें एनएसजी का बहुत बढ़िया बहुत तगड़ा रोल था। एनएसजी वहीं से ही बिल्कुल उसमें आए, मतलब क्या कहते हैं उसको, रोल में आई है एक तरीके से, ठीक है। और बाकी हम आते हैं ऑपरेशन पवन पे। ऑपरेशन पवन 1987 में स्टार्ट किया गया था। श्रीलंका में शांति सेना भेजकर लिट्टे है ना जो इनका आतंकवादी संगठन है, लिट्टे के खिलाफ कार्रवाई करना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम ऑपरेशन कैक्टस पे। ऑपरेशन कैक्टस जो है वो 1988 में स्टार्ट किया गया था, मालदीव में तख्ता पलट को रोकने के लिए। देखो सोचो मतलब भारतीय सेना भेजी गई थी, मतलब भारत जो है वो मालदीव को भी देख रहा है कि तख्ता पलट ना हो जाए इसमें, ठीक है। ऑपरेशन विजय 1999 में
जो आप लोगों को पता ही है, कारगिल का जो युद्ध हुआ था, कारगिल का युद्ध आप सभी लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो तुम भारतीय नहीं हो, मैं नहीं मानती तुम्हें, तुम भारतीय हो, ठीक है। अगर नहीं देखी हो वो मूवी तो आज जाके वो देखना। तुम ये जो तेरे इश्क में और ये सब देखते हो, इसकी जगह ये जो उरी हमला है, उरी जो 2016 में हुआ था, मतलब तुम ये चीज़ें देखो ना, जिससे तुम्हारे पढ़ाई में भी फायदा हो और तुम देश से भी जुड़े रहो, ठीक है। 1999 में कारगिल में हुआ था, समिति इसकी थी के सुब्रमण्यम का समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना बाबू कहीं पे, ठीक है। कौन सी समिति थी? कारगिल युद्ध के समय के सुब्रमण्यम समिति थी, इसका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है भाई। ऑपरेशन सफ़ेद सागर 1999 में स्टार्ट किया था, ये कारगिल युद्ध के समय ही था, ठीक है। ये दोनों एक ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफ़ेद सागर सेम ही है। ये एयरफोर्स ने स्टार्ट किया था, ये वाला जो ऑपरेशन है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम, इसको वैसे हिंदी में लिख लेना तुम लोग, 2001 में स्टार्ट हुआ था भारत पाक की सीमा पर। ये जो संसद हमला नहीं हुआ था, संसद हमले के बाद ना, मतलब इतने सारे आर्मी के वो खड़े कर दिए थे ना कि आओ तुम हराम करो, अब आओ तुम, उनकी मोबिलाइजेशन दिखाने के लिए, जमावड़ा दिखाने, भारत पाक सीमा पर सेना का सबसे बड़ा जमावड़ा दिखाया गया था ऑपरेशन पराक्रम में, कि आ जा देखें तुम्हें, ठीक है। और उसके बाद है ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो, ये 2008 में स्टार्ट हुआ था। 26/11 के हमलों के बाद एनएसजी द्वारा आतंकियों का खात्मा किया गया था, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो, ठीक है। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक में तुम्हें पता ही है, उरी वाली मूवी मुझे लगता है सब नहीं देखी होगी ऑलमोस्ट, तो 2016 में हुई थी, पाक में लॉन्च पैड्स फेंक दिए गए थे। और एक है ऑपरेशन बंदर, ये पता क्या, जैसे बात करते थे ना, तो हम लोगों के पास भी वो होता है जो मोबाइल पैड होता है, उसमें आवाज़ आती रहती है बार बार चार्ली अल्फा। तो उसमें पुलवामा के बाद बालाकोट में, जब पुलवामा अटैक किया ना इन लोगों ने, तो बालाकोट में एयर स्ट्राइक का कोड नेम था, ठीक है। जो एयर स्ट्राइक करी थी ना हमने, उसका कोड नेम था। इसके बाद में चलो एयर स्ट्राइक ही पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यही पढ़ लेते हैं तुरंत ही। इसकी ये रेड कॉरिडोर गलियारा मैं भी तुम्हें समझा दूंगी, ये पढ़ लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? पहलगांव अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर को 10 मई 2025 में दोनों देशों के डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन द्वारा फ़ोन पर बातचीत के दौरान सीज फायर कर लिया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में स्थित बैसारन घाटी, मिनी स्विट्जरलैंड जिसको कहते हैं, में 22 अप्रैल 2025 को हुई आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। बहुत ज़्यादा मतलब दर्दनाक जो घटना थी ये, हम लोग सभी जानते हैं। मैं उस टाइम पे वहाँ पे थी, पीएसी की ट्रेनिंग कर रही थी, तब ये आया था, मतलब बहुत गुस्सा आया था उस समय पे, ठीक है। इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट, मैंने दिखाया था ना तुम्हें अभी कौन कौन है, मतलब कि ये जो प्रमुख आतंकवादी संगठन है TRF द्वारा की गई थी, ठीक है। और जो लश्कर तैयबा से कनेक्टेड है, ठीक है। 6 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों में मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भिम्बर, मुरीद के बहवालपुर और सियालकोट, ये कुल 9 आतंकी ठिकाने थे। इन पे 25 सटीक हमले किए गए थे। कितने ठिकाने थे? 9 आतंकी ठिकाने थे और इनमें 25 हमले किए गए थे। ओके, ये चीज़ें पढ़ लेना, ये एग्जाम में आ गई ना तो तुम मुझे वो दो ना दो, पर फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि देखो मैंने यहाँ पे पढ़ाया था और तुमने कुछ करा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसने दी थी? जनरल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इनके द्वारा दी गई थी, ठीक है, मैम के द्वारा। टाडा और पोटा, टाडा क्या है? टाडा और पोटा कानून बनाया गया था इसी में ही, अभी बना है टाडा कानून। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, टेररिस्ट एक मेरे वो होंगे ना, मेरे बच्चे जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, संजय दत्त को इसी के तहत गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में बनाया था, यूपीएसआई 2001 में पूछा भी गया है ये। यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि इस बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गैर कानूनी आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की गई थी। हॉट परस्यूट और सर्जिकल स्ट्राइक शब्द ये कहाँ से आया? हॉट परस्यूट और सर्जिकल स्ट्राइक शब्द ये आया आतंकवादी हमले के खिलाफ सशस्त्र कार्रवाई से संबंधित है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहीं पे आ जाते हैं, रेड कॉरिडोर गलियारा, ठीक है। देखो रेड कॉरिडोर मैंने नक्सलवाद तुम्हें पढ़ा दिया, नक्सलवाद माओवाद ये उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होते हैं। रेड कॉरिडोर जो होते हैं, भारत में नक्सलवाद की बड़ी घटनाएं 2007 में हुई थी। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर में 300 से ज़्यादा विद्रोहियों ने 55 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। ये सॉरी यार तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। भारत में नक्सलवाद की सबसे बड़ी जो घटना हुई थी वो 2007 में हुई थी छत्तीसगढ़ में के बस्तर में, ठीक है। 300 से ज़्यादा विद्रोहियों ने 55 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट पे उतार दिया था। 2008 में हुई थी उड़ीसा में, नयागढ़ के नक्सलवादियों ने
14 पुलिस कर्मियों को, मतलब सोचो पुलिस पे मारते हैं। मतलब पुलिस को तुम अगर ऐसा सोचो ना कि अरे मैं पुलिस बन जाऊंगा तो पता नहीं क्या कर लूँगा, कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब तुम्हें एक तो जो यहाँ के अधिकारी हैं, जब आओगे तो पता चलेगा कि तुम्हारे हाथ भी बहुत बंधे हुए हैं। विवेचक भी स्वतंत्र नहीं है, मतलब जो सब इंस्पेक्टर है वो भी एक तरीके से स्वतंत्र नहीं है। अब हमारा मन करे कि हम एक पर्टिकुलर आदमी को पकड़ लें, तुरंत उनका फ़ोन आ जाएगा विधायक से, अरे ये तो मेरा चाचा का फूफा का बेटा है, छोड़ दो इसको। ठीक है, तो यही सब होता ही है। 2008 में हुआ है भैया उड़ीसा में, 2007 में हुआ छत्तीसगढ़ में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है ये कई बार एग्जाम्स में। ये लास्ट सीजीएल में भी पूछा गया है मेरे ख्याल से। 2009 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुए एक बड़े नक्सली हमले में 15 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। 2010 में नक्सलवादियों ने कोलकाता मुंबई ट्रेन में 150 यात्रियों की हत्या कर दी थी। देख रहे हो कुछ मतलब है, मतलब इनकी हत्या करके क्या मिला तुम्हें। 2010 में ही पश्चिम बंगाल के सिल्दा कैंप में घुसकर नक्सलियों ने हमला कर दिया था और अर्धसैनिक के 24 जवान शहीद हो गए थे बेचारे। 2011 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए बड़े नक्सलवादी हमले में कुल 76 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें सीआरपीएफ जब सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ काम करती है। इसीलिए जो सीआरपीएफ है ना, थोड़ी सी कठिन मानी जाती है सीआरपीएफ की जॉब। इसलिए कहते हैं ना कि एक लड़का मेरे से पूछ भी रहा था, दीदी सीआईएसएफ ज्वाइन करूँ सीआरपीएफ। मैंने कहा भैया सीआईएसएफ बिना सोचे, ठीक है। 2012 में झारखंड के गढ़वा जिले के पास बरिंगवा जंगल में 13 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी इन्होंने। 2013 में छत्तीसगढ़ में भी सुकमा जिले के पास नक्सलियों ने कांग्रेस के नेता समेत 27 व्यक्तियों की हत्या कर दी थी। 2021 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बर्ता के 23 जवान शहीद हो गए थे और 31 जवान घायल हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी का लेटेस्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जून 2024 में जम्मू कश्मीर में 4 आतंकवादी हमले में हिंदू तीर उस पर गए हुए उनको भी इन्होंने मरवा दिया था। ठीक है, अब प्रमुख आतंकवादी हमले मैंने तुम्हें वैसे तो पढ़ा ही दिया, पर फिर भी इसमें एक बार और देख लो। 1993 में मुंबई में बम विस्फोट हुआ था। 12 एक तरीके से 12 आतंकवादी हमले, ये पता नहीं इसने क्या लिखा हुआ है यार। योजना दाऊद इब्राहिम ने बनाई थी, इसी से संबंधित याकूब मेनन को फांसी दी गई थी। 13 दिसंबर 2001 आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था। मैंने बताया था ना अभी, लश्कर तैयबा। इसका कौन सा ऑपरेशन था, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। 2001 वाला भी मैंने पढ़ाया ना तुम लोगों को, कौन सा ऑपरेशन था। 24 सितंबर 2002 ये है गुजरात स्थित अक्षरधाम मंदिर पर हमला। 29 अक्टूबर 2005 इंडियन मुजाहिदीन द्वारा दिल्ली में बम विस्फोट किया गया था। ठीक है, 2006 में पता ही है सबको, मुंबई की लोकल ट्रेनों में लगातार 7 बम विस्फोट किए गए थे। ये मतलब लोकल ट्रेनों में जाने का इन्होंने वही ख़त्म कर दिया था बिल्कुल, कि वही नहीं बचा था। ठीक है, इसका ध्यान आया तुम लोगों को, ऑपरेशन पराक्रम अभी बताया था ना मैंने तुम्हें, पराक्रम। इसके एवज में ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया था। ठीक है भाई, 2006 में ये वो किया गया था। 26/11/2008 भाई, ये वाला तो मेरे ख्याल से कोई भूल नहीं सकता। अगर भूल रहा है तो फिर वो मतलब बहुत गड़बड़ है। ऑपरेशन टोर्नाडो अभी बताया नालायक को, अभी बताया। मारो अपने मुंह पे 2 रहपट अगर तुम्हें याद नहीं है तो। मुंबई में ताज होटल पर आतंकी हमला, जिसमें आतंकी अजमल कसाब को पकड़ा था, हरामजादे को, इसको। ठीक है, अब कोई यूँ मत कहना अरे इन्हें हरामजादा क्यों कह रहे हो भैया। मैं तो कहूँगी अगर तुमने इनके खिलाफ वो कहा कि अरे इनको गाली मत दो वो मत दो, तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी जीवन पर्यंत। ठीक है। 9 अप्रैल 2005 को अमेरिका द्वारा तहव्वुर राणा पाकिस्तान मूल कनाडा की नागरिकता को भारत में प्रत्यर्पित किया गया, मतलब हटा दिया गया, काट दिया गया। इस हमले के लिए लश्कर तैयबा, जिसके सह संस्थापक हाफिज सईद जिम्मेदार था। ठीक है, जो ये वो वाला होता। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में स्थित पेंटागन और विश्व व्यापार केंद्र पर किया गया था, इन्होंने हमला किया था। ये तो ओवरऑल हो गया, पूरे भारत का नहीं है, मतलब ये ओवरऑल हो गया, ये तो पूरे वर्ल्ड का हो गया, मतलब वर्ल्ड वाइड हो गया। इसी दिन अमेरिका में 4 हवाई जहाज़ों को, ये याद कर लेना, क्या पता इसका क्वेश्चन आ जाए यार। 11 दिसंबर 2001 में अमेरिका में पेंटागन और विश्व व्यापार केंद्र पर एक हमला किया गया था, किसके द्वारा, आतंकवादियों द्वारा। इसी दिन अमेरिका में 4 हवाई जहाज़ों का अपहरण किया गया था। 18 सितंबर 2016 को उरी हमला मैंने बता दिया तुम्हें, सर्जिकल स्ट्राइक भी थी। ये 29 सितंबर 2016 को ऑपरेशन बंदर नहीं, ऑपरेशन बंदर तो इसमें है, ये वाला है ऑपरेशन बंदर वाला। और LSU पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी ना 29 सितंबर 2016 में, उरी हमले वाली। ठीक है, RDX क्या है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव विस्फोटक पदार्थ। ठीक है,
देखो भाई, नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर। और करवाने को ये लोगों ने 1-1 घंटे में भी करवा रखे हैं लिख लिख के, और मैं तुम्हें अभी बिल्कुल शॉर्ट में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बता दे रही हूँ। इसके अलावा तुम्हारे आएंगे भी नहीं, इन्हें रट जाना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ऐसे ऐसे करा रहे हैं 20-20 घंटे में। मतलब जो चीज़ 5 मिनट में ख़त्म हो सकती है उसको 10 घंटे तक ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपको आगे जाके अगर ऐसा है कि पढ़ाना है तो बात अलग है, अदरवाइज़ तो इतनी जानकारी काफ़ी है। देखो, जो साइबर क्राइम का नंबर होता है वो होता है 1930। ठीक है, 1930 पे अगर आप कॉल करोगे, किसी भी तरीके का साइबर क्राइम आपके साथ हुआ है, आपको 1930 पे कॉल करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मिशन शक्ति के तहत भी इसी का बार बार यूज़ किया जा रहा है। अगर कहीं पे रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए 1073 आप लोगों को डायल करना है। वुमेन हेल्पलाइन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो है 1090। ठीक है, 1090 की एक वेबसाइट भी है, जो मतलब 1090 की एक वो भी बना रखी है, मतलब एक सूचना का जरिया भी बना रखा है यूपी पुलिस में। और यूपी की जितनी भी महिला संबंधी शिकायतें होती हैं वो 1090 पे ही जाती हैं, तो ये आपको याद रखना है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है वो है 1098। अगर कोई बच्चा आपको किसी भी संदिग्ध अवस्था में मिलता है, या फिर ऐसे ही कहीं घूमता हुआ, या मतलब यूँ ही अपने माँ बाप को नहीं पहचान पा रहा है और वैसे मिलता है, तो आप 1098 पे कॉल करके उनको बता सकते हैं। वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे ये बच्चा जो है ये पाया गया है, और उसको उसके माँ बाप के पास या फिर बाल गृह जो होता है वहाँ पे भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सीएम हेल्पलाइन नंबर। सीएम हेल्पलाइन नंबर है 1076। ठीक है, अग्निशमन नंबर जो है वो 101 है, आग वाला। एंटी करप्शन का है 1064। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता वाला जो है वो है 1915। ठीक है, रेल दुर्घटना वाला जो है, रेल दुर्घटना वाला है 1096। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि ऐसे रेल दुर्घटना हो गई तो उसके लिए 1096 नंबर को आप लोग डायल कर सकते हैं। उसके बाद एम्बुलेंस के देखो 2 होते हैं, 102 भी होता है और 108 भी होता है। जनरली पूछ लिया जाता है, पता नहीं होता, मतलब लोगों को एम्बुलेंस का भी नहीं पता होता, तो इसको याद रखना चाहिए। वायु दुर्घटना अगर होती है तो 1071 है उसके लिए। यातायात पुलिस के लिए 103 है। ठीक है, जनरली लोग 112 को मिला देते हैं, पर यातायात पुलिस के लिए 103 है। ठीक है, पुलिस के लिए 112 है, सबको ही मालूम है। रेलवे पूछताछ के लिए है 139 139। ठीक है, भ्रष्टाचार, ये देखो ये भ्रष्टाचार विरोधी है 1031। और ये ऊपर वाला क्या था, एंटी करप्शन वाला, ये भी भ्रष्टाचार का ही था, पर ये भ्रष्टाचार की वो थी कि अगर आपको शिकायत करनी हो तो आप 1064 पे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम आते हैं घरेलू हिंसा वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वुमेन्स और बच्चों से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 181 है। और आपदा प्रबंधन, मतलब कहीं पे भी ऐसे दिखता है आपको आग लग गई, या कहीं पे भी मतलब पानी वानी बिखर गया या बाढ़ आ गई, तो उसके लिए है आपदा प्रबंधन के लिए 108 है। राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, इसके लिए है 144-33। रक्त बैंक हेल्पलाइन नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, रक्त बैंक हेल्पलाइन नंबर है आपका 1910। भूकंप के लिए है 1092, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन। ये अभी जो यूपी पुलिस वाला हुआ था ना री एग्जाम, उसमें पूछा गया है, ये 1092 है। और मौसम विभाग वाला जो है, मौसम के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 1717। तो ये आपके हेल्पलाइन नंबर हो गए, देखो मात्र 3 मिनट में। ठीक, अब इससे धीरे और इससे बढ़िया नहीं तुम्हें कोई बता सकता, यही है, बस इससे ज़्यादा नहीं याद करने की ज़रूरत है। और ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, ये कर ले वो कर ले, सब अपना अपना बता रहे हैं, हम भी अपना ही बता रहे हैं, वो तो बात ठीक है, पर आप लोगों की अपनी वो है कि आपको क्या बेस्ट लगता है क्या बेस्ट नहीं लगता। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखूँ ज़रा मैं।